दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हुए बाजार और तेजी की हैट्रिक और लगातार तीसरे दिन जबरदस्त मजबूती का माहौल और पिछले 2 दिनों के मुकाबले में और बेहतर और ज्यादा है तेजी। तो आज का दिन जबरदस्त उछाल के नाम, ये है बाजार का अब तक का हाल। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, मार्केट वो ट्रेंड बढ़ाते हुए दिख रहा है, वो ट्रेंड मेंटेन करते हुए दिख रहा है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ी मूव आती है सर। 900 पॉइंट्स बैंक निफ्टी पर डबल सेंचुरी आती हुई दिख रही है। बताएं अब से क्लोजिंग तक बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल दीप, और एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड होता दिख रहा है। और वो भी आप देखें, जनवरी कमजोर, फरवरी मजबूत, मार्च कमजोर और अप्रैल मजबूत। तो ऑल्टरनेट मंथ में मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बड़ा मूव 2% के आसपास का निफ्टी पर, 3%, पौने 3% के आसपास का बैंक निफ्टी पर जो आपको दिखता है, एग्जैक्टली वही मूव आपके सामने आता दिख रहा है। पौने 3% ऊपर है बैंक निफ्टी और 1.5% ऊपर निफ्टी है। आइए आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश करें, उससे पहले जल्दी से आपको बता दें बड़ी बातें। तेजी की लगी है हैट्रिक, निफ्टी 200 अंक उछलकर 14,850 के है करीब। सेंसेक्स में 750 अंकों का उछाल है, 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक भी आज के सारे टारगेट, आखिरी टारगेट जो हमने 33,625 का रखा था, वहां भी पहुंच गया है। सारे 11 शेयर बैंक निफ्टी के हरे निशान में आपको दिखेंगे। आज की तेजी की लीडरशिप बैंक्स के अलावा ऑटो शेयरों से आती हुई दिख रही। टीवीएस मोटर्स ने दमदार नतीजों के बाद ऑटो शेयरों में रफ्तार भरी है। सिर्फ मेटल एक ऐसी जगह है जहां पर आज मुनाफा वसूली होती दिख रही है। यूरोप के बाजार 80 अंक, डाउ फ्यूचर 80 अंक कमजोर है। यूरोप के बाजार थोड़े हल्के फुल्के मजबूत आपको नजर आएंगे। ये है अब तक का रुझान। जी दी, बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है और डेज हाई पर है। और सर कल भी हमने यही एक्शन देखा था, आज भी कल की तरह डिप नहीं मिला आपको हर लेवल पर। स्पेशली पहले 1-1.5 घंटे में तो बढ़िया खरीदारी के मौके मिले, पर उसके बाद जो बाजार ऊपर गया है वहां से फिर डिप ही नहीं दिया है। तो क्लोजिंग भी इन्हीं लेवल से या यहां से और मजबूती पर देखते हैं? देखिए दीप, जिस तरह का संकेत और जिस तरह से मजबूती हुई है, बहुत ज्यादा तो आप कमजोरी की उम्मीद ना रखें तो ही बेहतर है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आप आ चुके हैं। आप उस रिस्की जोन के आसपास है। अगर बाजार को घूमना है तो फिर यहीं से घूमना है, क्योंकि आज के दिन के जो सबसे हाईएस्ट लेवल थे 14,875, वहां पर निफ्टी पहुंच चुका है। 33,625 वो बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। अब यहां से आप थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलें कि आप 0.5% की थोड़ी सी और मार्जिन ऑफ एरर ले लें, तो हो सकता है आखिरी पड़ाव आगे और 14,925 तक का बन सकता है। 40-50 पॉइंट की जगह और बन सकती है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में यहाँ से हो सकता है कि आप 36,625 के बाद 36,900, 36,975 तक मैक्सिमम देख सकते हैं। एक बार वहां तक भी कभी कभार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब 3 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज आखिरी 1.5 घंटे में देखना ये है कि कितनी मजबूती हम बरकरार रख पाते हैं और क्या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर करनी चाहिए, क्योंकि आपको 3 दिनों में बहुत ही शानदार एक एक्शन देखने को मिला है। बात यही है, देखते हैं किस तरह का क्या रुझान रहता है। लेकिन और इसमें कोई डाउट नहीं, यहां से अब आपका फोकस इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर शिफ्ट होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी करने में अभी भी कहीं कोई रिस्क नहीं है। अभी भी कई सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो जबरदस्त मोमेंटम में है या फिर जिन पर नतीजों के दम पर काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने 14,150 का लेवल देखा है और वहां से 14,850, ये 14,150 आपको 22 तारीख को दिखा है, यानी कि 5वें ट्रेडिंग सेशन में ही आप 14,150 से 14,850 की तरफ आ रहे हैं। तो आपके लिए इंडेक्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहां पर बजाय अंधाधुंध तेजी करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवरेबल नहीं, स्टॉक्स पर फोकस करेंगे और वहां पर अब भी दीप मुझे लगता है दमदार शानदार मौके होंगे आपके लिए। जी बिल्कुल सर, तो इंडेक्स पर तो अच्छी मूव आ ही रही है, शायद अपर रेंज पर है इस समय, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद आ रहे हैं। पर उससे पहले आज के खबरों वाले शेयर्स और आने वाले दिनों का इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये जानना जरूरी है। मानसी और वर्णन हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। वायदा बाजार में बायोकॉन के नंबर्स पर फोकस है, अभी इंतजार है इनका। एसबीआई 200 करोड़ डॉलर तक की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जारी है। बीएमएल जमीन बिक्री एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख आज है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए आज शाम 4 बजे से 18 साल से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। ब्याज दरों पर यूएस फेड का फैसला भी आज शाम आता हुआ दिखेगा। वहीं जो बाइडेन यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं जिस पर नजर रहेगी। कल 29 अप्रैल वायदा सीरीज की एक्सपायरी होगी। इस दिन पावर ग्रिड इन्विट का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। नेस्ले 25 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है कल। एंजल ब्रोकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक एक्स डेट है। धनलक्ष्मी बैंक इक्विटी राइट्स इशू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। तो जय भारत, मारुति और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र नतीजों के साथ पूंजी जुटाने को लेकर, वहीं बोनस शेयर पर दोनों ही कंपनियों की बोर्ड मीट्स होने वाली है। यूनियन बैंक पूंजी जुटाने की तारीख आगे बढ़ाने के फैसले पर एक बोर्ड बैठक लेते हुए दिखेगी। 29 अप्रैल के दिन यानी कि कल के ही दिन नतीजे जो हैं बजाज ऑटो, एचयूएल, टाइटन के आते हुए दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट, एक्साइड, एलएनटी फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नंबर्स आएंगे। और अंत में शुक्रवार 30 अप्रैल नई सीरीज की शुरुआत होगी। निफ्टी में इंडसइंड बैंक, रिलायंस के नतीजे आते दिखेंगे नई सीरीज के साथ। एफएनओ में मेरिको ट्रेंड के नतीजे तो हैं ही, लेकिन जो बदलाव नई सीरीज में है, निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 से घटकर 50 का हो जाएगा। 40 शेयरों का लॉट साइज भी अब बदलेगा, इन पर भी फोकस रहेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 30 अप्रैल तक जारी रहने की खबरें थी। अब 30 अप्रैल के बाद क्या फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर होगी। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन होटल दोनों पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड मीट्स करेंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं शुक्रवार के दिन तक के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स जिन पर रखिएगा आप नजर रखिए। एक और कॉल पर जो आ रही है वागले साहब की तरफ से। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हर रोज की तरह वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मुझे बाय करके चलना है एचडीएफसी, जिसमें एक क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न उभर कर आ रहा है। 2600 के पार अभी अभी निकला है। 2570 का आपका 31 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे एक 100 रुपए की अपमूव दिखती है, 2700 का टारगेट होगा। और ये मैं फ्यूचर्स में लेने की सलाह दूंगा। तो अगर कल मूव नहीं आई तो परसों में आप वेट कर सकते हैं। कल और परसों तक का 2 दिन का ये व्यू है। 100 रुपए अपसाइड, 25 रुपए की रिस्क है। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी के लिमिटेड के फ्यूचर्स खरीदारी करने के लिए 2700 रुपए तक के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप तेजी। अगला बिगुल है स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी देखिए, बाइंग तो काफी चल रही है बैंकिंग स्टॉक्स में भी, बट ये मेजरली अनिल जी ये सारी जो गेम है ये शॉर्ट कवरिंग की है। अनिल जी 14,200-300 पे अगर हम 13,800 की बात करेंगे तो अपना माल भी बिकता है और शॉर्ट भी होता है। और लोग सोचते हैं कि चलो नीचे नहीं तो ऊपर की कॉल्स तो बेच दें 14,500, 600, 700, 800। तो जिस तरह की जो कवरिंग है अनिल जी ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे मार्केट बिल्कुल हो रही है। और ये कल तक तो अनिल जी किसी के हाथ में नहीं है, तो हम 14,900 क्रॉस करके भी ऊपर जा सकते हैं। बट अनिल जी एक चीज ध्यान रखनी है, हम फिर उस लेवल पे आ रहे हैं जो फिर हमें इंड्यूस करता है। जैसे नीचे में 6 बार करता है, ऊपर भी 6 बार कर चुका है। तो अनिल जी मे वुड बी ए डिफरेंट वन, बट अप्रैल में अभी भी पकड़ बनी हुई है। एंड दैट इज प्राइमरी बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और जो 3 लाख के केसेस और जो हालात है देश के, उसके चलते जो शॉर्ट कवरिंग है वो चल रही है। तो अनिल जी अभी तक कल तक का मोमेंटम लगता है ये ऑन रहेगा। और उसमें अनिल जी काफी तेजी आ चुकी है। जो एक और स्टॉक है जो अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया, मैं वो करना चाहता हूँ, पीईएल। अनिल जी पीईएल का मे का फ्यूचर 1705 से लेकर 1710 के बीच का भाव है, ये लेना है। 1650 का स्टॉप लॉस है और 1800 रुपए का टारगेट है। तो अनिल जी जो अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो चलता रहेगा। आपने बजाज फाइनेंस में देखा कि रिजल्ट्स के बाद कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है और मोमेंटम बना हुआ है। तो ऐसे फाइनेंशियल्स ही लीड करेंगे क्योंकि शॉर्ट्स भी वहीं पे ज्यादा हैं। तो पीईएल में अनिल जी बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस 50 रुपए थोड़ा ज्यादा है मेरे स्टैंडर्ड से, बट मार्केट की वॉलिटिलिटी इस वक्त ऐसी है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। तो 1650 का स्टॉप लॉस और 1800 का टारगेट के लिए पीईएल में बाइंग करनी है। और अनिल जी कुछ अपडेट्स हैं वो भी दे देता हूं कहें तो।
जी हाँ, बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी, कल हमने 3 बाय कॉल दी थी। एक रिजल्ट बेसिस पे एक्सेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके स्ट्रांग खड़ा हुआ है और कल और अच्छा ऊपर जा सकता है, 720 क्रॉस कर सकता है। ग्लेनमार्क में बिल्कुल बने रहना है अनिल जी। जिसने आज नहीं बेचा वो अभी कंटिन्यू रह सकता है और मे फ्यूचर भी शिफ्ट कर सकता है। ग्लेनमार्क कंटिन्यू रखना है। भेल अनिल जी कंटिन्यू रखना है। छोटा स्टॉक है तो परसेंटेज वाइज वो थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि सस्ता शेयर मान के लोग ज्यादा चलते हैं तो उसमें थोड़ी मूवमेंट स्लो रहती है, लेकिन बहुत अच्छी मूवमेंट इसके अंदर आएगी। रिजल्ट प्ले बनेगा तो बिल्कुल भेल को कंटिन्यू रखना है। और एक शॉर्ट सेल अनिल जी अभी भी चल रहा है आईटीसी 14,200 हो जाए अनिल जी, 14,600 हो जाए, 800 हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट से। उसने अपनी चाल चलनी है, तो वो अगर अभी भी किसी ने स्टॉक शॉर्ट रखा है तो शॉर्ट रख। एक अनिल जी, अभी आप रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, तो रिजल्ट्स में अनिल जी अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक चीज आपको बोली थी कि फाइनेंशियल्स का फार्मा और फार्मा का फाइनेंशियल्स बायोकॉन अनिल जी फिर 410-20 पे ब्रेकआउट दिखे थे, फिर वो 390 पे खड़ा हो गया और मुझे लगता है आज रिजल्ट है फिर डिसअपॉइंट करेंगे। तो अगर किसी को हेज रखना है, चीजें लॉन्ग है और लॉन्ग करते रहिए। उसके अगेंस्ट अनिल जी बायोकॉन की पुट बिल्कुल ले जा सकते हैं इन द मनी पुट, रिजल्ट्स प्ले के लिए, प्योरली ऑन रिजल्ट्स प्ले। ओके, तो फेवरेट शॉट्स बायोकॉन, उस पर नजर रखिए। थोड़ा ब्रेकआउट आया था 420-30 के लेवल्स किया था, वहां से वापस 400 के नीचे, और आईटीसी कुछ नहीं कर रहा है, पर ग्लेनमार्क पर तेजी बनाए रखें। और नई कॉल आशु जी की तरफ से पीरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर भी आप नजर रखें। तो ढेरों स्टॉक आइडियाज आशु जी ने हमें दे दिए हैं। कुछ और स्टॉक्स के बारे में आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? डेफिनेटली देखिए दीप, सबसे पहले तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व इस कंपनी के नतीजे आए, वाई नतीजे काफी बेहतर है। मुनाफा 194 करोड़ से बढ़ के 980 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि क्यू ऑन क्यू ये थोड़ा गिरा है। 3 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। इन्फो एज, फाइनली जोमेटो ने सेबी में डीआरएच भी फाइल कर दी है। कुल मिला के 8,250 करोड़ के आसपास का पूरा आईपीओ होगा, जिसमें 7,500 का फ्रेश इशू और 750 करोड़ का ओएफएस होगा। अनुपम रसायन, 9:15 बजे के आसपास एक खबर आई कि लाइफ साइंस कंपनी से इस कंपनी को करीब 1100 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, इस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ एक करार किया है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए ये करार किया गया है। हीरो मोटो, हार्ली डेविडसन की पैन अमेरिका मॉडल की कीमत इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। भारत के लिए कीमत लॉन्च की गई है, 16,90,000 में ये बाइक आपको मिलेगी। इसके अलावा एलटी फूड, यहाँ खबर ये आई है कि बायोमास प्लांट लगाने के लिए इस कंपनी ने यूएस का एक ग्रुप है, ह्यूमन काइंड ग्रुप, उसके साथ एक करार कर लिया है। गोपाल दास एक्सपोर्ट, लॉकडाउन के चलते 12 मई तक इस कंपनी का कर्नाटक का प्लांट जो है वो बंद हो चुका है। और खबर और एक है कि गोवा में कल शाम 7 बजे से 3 मई के सुबह तक लॉकडाउन जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। कैसीनो, होटल सब बंद रहने वाले हैं। तो गोवा में लॉकडाउन हो गया पूरी तरीके से। ओके, तो कंप्लीट लॉकडाउन गोवा राज्य में आपको आते हुए दिख रहा है। लोग ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर चुके थे, जिस तरह से एक फेजेस में उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, बट कंप्लीट लॉकडाउन गोवा में। इसलिए डेल्टा कॉप पर आप थोड़ी वैसे भी सुस्ती देख रहे हैं। कल नतीजे आए थे, उसके बाद से ही सुस्त बना हुआ है स्टॉक। पर आइए, काफी और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बन रहा है, तो हमारे एक्सपर्ट से उनके बारे में चर्चा करते हैं। बिगुल राजेश पालविया साहब के लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून पालविया साहब, बताएं सर। दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु जी, जो बाय करना है स्टॉक वो रहेगा पावर ग्रिड का। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है डेली चार्ट पे। और पिछले 2-3 सेशन से जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग एक्शन बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से बाय करना चाहिए। अगर इसके फ्यूचर की लेवल की बात करें तो करीब 220 रुपए 50 पैसे, 221 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 218 रुपए का, और टारगेट हमें लगता है आज और कल तक में जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 226 से 227 रुपए तक के। तो पावर ग्रिड बाय करने की सलाह रहेगी BTSTT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पावर ग्रिड पर खरीदारी है BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से। नजर रखिए, आज हमने माधवी करी थी चेयरमैन साहब से, और कल इनका इन्वेट खुल रहा है, तो उससे पहले आप स्टॉक पर एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। पहला PSU इन्वेट आ रहा है, और अब तक का सबसे बड़ा इन्वेट या रीट अगर आप देखें तो ये है। नजर रखिए पावर ग्रिड पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है। बढ़िया तेजी बन रही है, और क्योंकि किरण जी हैं हमारे साथ, तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। स्पेशली बजाज फाइनेंस, किरण जी, जिस तरह से ये ब्रेकआउट आया है 8.5% ऊपर, अब अगले लेवल्स क्या देखते हैं सर?
बहुत ही बढ़िया हमने देखने को मिली है आज 8% रैली। और मुझे लगता है जैसे अभी आशु जी कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही हाल है। मेरा मानना है कि करंट लेवल से 5400 एक सप्लाई जोन है, अभी इमीडिएट बाय करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो देना चाहिए और उसके बाद एक ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बाइंग की सोचेंगे। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है मैं मानता हूँ 5100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, अगर है पोजीशन तो होल्ड करें, पर फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पर तेजी, जबरदस्त तेजी इस काउंटर पर बनी हुई है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं जय का। बिगुल, जय के जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। HDFC लिमिटेड अच्छा लग रहा है मुझे, इसका 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है मे सीरीज का दीपांशु, जो करीब अभी 90 रुपए के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे 75 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, जो 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। और लॉट साइज तो इसकी छोटी है तो आई थिंक इट्स फाइन, बट ऊपर में जो टारगेट्स इसके बनकर आ रहे थे, पहला वाला टारगेट रहेगा 120 का, ये थोड़ा अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टारगेट में ही 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, दूसरा टारगेट जो है वो 132 का है। 120, 132 ये दो टारगेट्स के लिए 2600 का स्ट्राइक का HDFC का कॉल ऑप्शन खरीदिए आप। बहुत ही क्लियर ये स्टॉक ने एक एक्सपांडिंग, मैं कहूँगा ट्राइंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है, तो कहूँगा कि ब्रॉडनिंग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। और जो हिसाब से अब ये स्टॉक में एक मोमेंटम में भी एक बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप HDFC लगभग हमें गोइंग फॉरवर्ड इमीडिएटली नेक्स्ट 3-4 दिनों में लगभग 2650 से लेकर 2680 तक के लेवल्स दिखाएगा। ओके, तो 2680 तक के लेवल्स आपको HDFC लिमिटेड इस काउंटर पर आते हुए दिख सकते हैं। इस बीच मेटल काउंटर्स के लिए एक और अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। चीन ने कुछ स्टील प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है ये खबर, और अभी अभी ये खबर आपके स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। चीन ने कुछ प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया है, तो और बड़ी राहत आपको आती हुई दिख रही है जहां तक स्टील मेटल कंपनीज का सवाल है। आज थोड़ी मुनाफा वसूली, बल्कि मुनाफा वसूली भी नहीं कहेंगे, डे ऑफ कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है जहां तक पूरे के पूरे मेटल स्पेस का सवाल है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में अच्छे एक्शन बना हुआ है। बट खबर के लिहाज से मेटल काउंटर्स के लिए एक और बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, सेल, इन सभी काउंटर्स पर रखिए नजर। थोड़ा आज कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट मूवमेंट यहां पर आपको बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। आशु जी, टाटा स्टील, इस पर तो आपसे भी कई बार चर्चा हुई है, आज थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट बड़े लेवल्स अभी और भी आना बाकी हैं जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना हुआ है सर। दीपांशु, मुझे लगता है कि ये 1000 रुपये भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ये जो मेटल्स में हुआ है चाइना की वजह से, ये बिल्कुल डिफरेंट गेम चेंजर हो गया। और इस गेम चेंजर की वजह से दीपांशु जो बेस्ट चीज़ हुई है ना, आप देखेंगे कि मतलब इनके जो रिजल्ट्स आएंगे इतने बम्पर कुछ क्वार्टर्स के आएंगे कि जो इतने इनके सालों साल का डेट था वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी से, मतलब स्टील कंपनीज का डेट होता है जो लगता है कि जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, वो डेट मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिवली रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो स्टील कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि ये अगर ये 1-1.5 साल इनका पर्पल पैच चल गया तो ये जिस तरह की इनकी डेट रिडक्शन होगी और जो बैलेंस शीट इफेक्ट आएगा वो बहुत ही मतलब वो लॉन्ग टर्म आएगा। तो आई थिंक वो पॉजिटिविटी के साथ बने रहना चाहिए। आई नो इतनी बड़ी मूव के बाद छोटी छोटी करेक्शंस भी आ रही हैं, और हर करेक्शन पे लगता है कि नहीं यार अब तो ये खराब लगने लग गया। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सबको लगता है कि अब करेक्शन आएगी, बट वो वहां से फिर उस वेंजेंस से बढ़ता है। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना, वो बहुत मतलब फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी और अपने रिजल्ट से जिस तरह की डेट रिडक्शन होगी और जो कैश फ्लोज इनके बनेंगे। बिल्कुल, तो बढ़िया माहौल बना हुआ है और डायरेक्टली बॉटम लाइन पर इस सभी प्राइस हाइक्स का इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। एक और अच्छी खबर इस बीच में, और टाटा स्टील इन पर्टिकुलर नजर रखिएगा, कल तो बंसल जी ने ब्लॉकबस्टर कॉल इस पर दी थी, 1200 और 1500 के टारगेट्स, यानी कि यहां से भी लगभग 50% की तेजी और बंसल जी देख रहे हैं। आशु जी को भी काउंटर पसंद है, पर पूरे मेटल स्पेस में अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बना हुआ है। इन्फो एज, लंबे समय से इंतजार था जोमैटो की आईपीओ का, और अब फाइनली आईपीओ का प्रोस्पेक्टस सामने आ गया है। तो आइए वरुण से जानते हैं क्या क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं जोमैटो के आईपीओ को लेकर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली
इन्फो एज पर अब क्या इंपैक्ट होना चाहिए, वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, फाइनली जोमेटो ने डीआरएफ फाइल कर दी। लंबे अरसे से इसका इंतजार था और रोज हम देखते थे कि खबर आती थी कि आज फाइल करेंगे, कल फाइल करेंगे, लेकिन फाइनली ये फाइल हो चुकी है। अब ये कंपनी कितना पैसा जुटाने वाली है, सबसे पहले आप ये समझिए 8,250 करोड़ रुपए इस पूरे आईपीओ से जुटाए जाएंगे। इसमें से 7,500 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होंगे और 750 करोड़ जो है वो ओएफएस होगा। अभी ओएफएस कौन करने वाला है? इन्फोएज करने वाला है। आपको याद होगा कल ये खबर भी आ गई थी कि इन्फोएज को अप्रूवल मिल गया है 750 करोड़ के आसपास के ओएफएस के जरिए स्टेक बेचने का। देखिए वैसे तो इन्फोएज के पास करीब 18.55% के आसपास का हिस्सा है, यानी कि करीब 124 करोड़ शेयर जो है वो इन्फोएज के पास है। अब 750 करोड़ के आसपास अगर इस कंपनी को जुटाने हैं तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करें और पूरे वैल्यूएशन निकालने के लिए देखें तो आपको समझ में आएगा कि करीब 1.25% या 2% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो इन्फोएज इस पूरे ओएफएस में बेच सकता है और इससे 750 करोड़ के आसपास जुटाएगा। वैल्यूएशन देखेंगे तो कुछ समय पहले इस कंपनी ने $250 मिलियन के आसपास जुटाए थे। पीछे जो फंड रेजिंग इस कंपनी ने की थी उस हिसाब से वैल्यूएशन करीब $5.4 बिलियन के आसपास निकल के आते हैं, यानी कि करीब 40-45 करोड़ के आसपास इस कंपनी के वैल्यूएशन आते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि 2010 में पहला बार इन्फोएज ने इस कंपनी में निवेश किया था और तब जो निवेश किया गया था वो करीब 4.7 करोड़ के आसपास था और अब इसकी वैल्यूएशन देखिए करीब 7,500-8 हज़ार करोड़ के आसपास निकल के आती है। तो नो डाउट एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग है इन्फोएज के लिए। आने वाले कुछ दिनों में सेबी इसके लिए अप्रूवल देगा, उसके बाद आरएचपी फाइल की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि किस रेट पे ये पूरा आईपीओ जो है वो आने वाला है। लेकिन 750 करोड़ फिलहाल ये कंपनी जुटाने वाली है। हो सकता है कि करीब 2% के आसपास का स्टेक जो है वो ये कंपनी ओएफएस के जरिए कम करे। ओके, तो इन्फो एज पर रखिए नजर। जोमेटो की आईपीओ फाइनली आने की तैयारी में है और इस स्टॉक पर हमने काफी एक्साइटमेंट देखा है बाजार का। हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार आपको खरीदारी की राय भी दी है यहाँ पर, और जोमेटो पे जब भी इसने फंड रेजिंग करी है आपने देखा है कि स्टॉक पर और एक्साइटमेंट बना है। तो अब देखते हैं आईपीओ के समय कैसा एक्शन रहेगा। बंसल जी जरा चार्ट्स पर भी देखें, इन्फो एज 5,000 के लेवल को क्रॉस करा है। अब टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है इन्फो एज पर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी अच्छा है। इन्फो एज का नौकरी का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु उनको होल्ड की राय है। यहाँ पर 5200 का पहला टारगेट है, उस टारगेट के लिए होल्ड की राय है और नई खरीदारी मार्केट की करेक्शन में करनी है। और करेक्शन में 4984 से लेकर 5000 के स्तर मिलते हैं, तो वो अच्छे स्तर हैं ऐड करने के लिए। ओके, तो अगर थोड़ा डिप आए तो ऐड करिए और मोमेंटम है इसमें। पिछले हफ्ते बंसल जी ने इसके बारे में बात करी थी, महीने की शुरुआत में अनिल जी ने भी यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन दी थी, तब तो दोनों टारगेट्स आ ही गए थे, पर वहां से और बढ़िया मूवमेंट इन्फो एज पर आपको बनते हुए दिख रहा है। चलिए इन्फो एज पर नजर रखते हैं, पर आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से और ये बात कर रही है कि भारत में जिस तरह से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, ये जो सेकंड वेव है ये और कितनी लंबी चल सकती है, क्या प्रेडिक्शंस है नंबर्स को लेकर और कब हमें नंबर्स में गिरावट आती हुई दिख सकती है। देवांशी ने ये रिपोर्ट पढ़ी है। देवांशी बताएं क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कोरोना को लेकर? दीपांशु, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट में दी गई है और इनका ये मानना है कि जल्द ही एक रिलीफ रैली जो है वो बाजार में देखने मिल सकती है। सीएलएसए का ये मानना है कि भारत की अगर बात करें तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो जून तक पीक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है भारत में वो महाराष्ट्र के थ्रू आता हुआ दिख रहा है, तो महाराष्ट्र में मई मिड से लेके जून बीच तक ये केसेस जो हैं वो पीक आउट होते हुए दिखेंगे। इंक्रीमेंटल केसेस काफी ज्यादा आते हुए दिखेंगे, ये खतरा जरूर बना हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन भी काफी रफ्तार से बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसका भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में निवेशकों का जो डर है वो कम होता हुआ दिखेगा, जो भरोसा है वो बाजार पर बढ़ता हुआ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आप देखिए मई जून के बीच में लॉकडाउन की जो सख्ती है वो काफी कम होती हुई दिखेगी। धीरे धीरे जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी कामकाज हैं वो खुलते हुए दिखेंगे, तो इसके चलते जो इकोनॉमी है वो वापस से रफ्तार पकड़ती हुई दिखेगी।
दिखेगी, वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि कल से और हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर वाले लोग भी लेते हुए दिखेंगे, तो काफी तेजी से जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो बढ़ेगी और चौथी तिमाही की जो कमेंट्री है वो इतनी नेगेटिव नहीं आ रही है, तो ये काफी पॉजिटिव बात फिलहाल बनती हुई दिख रही है बाजार के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसके चलते आने वाले समय में आपको रैली देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम कोरोना के केसेस की बात करें तो इनका मानना है कि जितने भी देशों में इन्होंने रिसर्च की है, जो सेकेंड वेव होता है वो करीब 4 महीने से लेके 5 महीने तक चलता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमने फरवरी में देखा था कि ये केसेस बढ़ते हुए दिखे थे, सेकेंड वेव शुरू हुआ था, तो इसके चलते हम देखेंगे कि मई, मिड या जून तक ये चलते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि भारत में भी ये जो केसेस है वो पीक आउट होते हुए दिखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये बनता हुआ दिख रहा है कि अभी भी 9% ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको वैक्सीन जरूर लग जाएगी, लेकिन केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। भारत में अब कुल मिला के आप देखें 1.4% की जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है। जुलाई तक हम देखेंगे 3.6% के जो लोग हैं उनको कोविड होने का खतरा बताया जा रहा है। यही नहीं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ऑलरेडी 3.6% जो जनता है, पॉपुलेशन है, उनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, लेकिन जब तक ये पीक आउट होता है तो हम देखेंगे करीब 6.7% लोग होंगे। ये उनका एवरेज निकल रहा है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है जिनको कोविड होने का खतरा बताया जा रहा है, लेकिन वो भी 7% से कम है। तो मानना यही जा रहा है कि आने वाले समय में 1 से 2 महीने में काफी रिलीफ रैली देखने मिल सकती है और जो केसेस हैं वो पीक आउट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो 1 महीने में पीक आउट होना चाहिए और उसके बाद गिरावट आनी चाहिए, या फिर 1-1.5 महीने में और आपको लग सकता है कि यहाँ से आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। आशु जी, क्या सेंस है बाजार का इस समय कोरोना को लेकर? अनिल जी और मैं तो रोज सुबह इसके बारे में चर्चा करते ही हैं और वैसा डर नहीं है बाजार का, आपने भी इसके बारे में कई बार कहा है। क्या CLSA की प्रेडिक्शन से अग्री करना चाहिए? दीपांशु, वैसा डर जो मैं आप और हम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, हम मार्केट देख के सोचते हैं कि वैसा डर नहीं है। आज मार्केट 3 दिन से तेज है तो हम सोचते हैं कि 3 लाख केस का भी डर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कोरिलेशन नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान होगा लास्ट कुछ दिन पहले मैंने अनिल जी को कहा था कि मार्केट से ज्यादा जो कोविड की हालत है उससे मार्केट में डर लग रहा है, मार्केट को देख के डर नहीं लग रहा। तो दीपांशु, आई थिंक ये जो मार्केट है इसको अभी आपको शॉर्ट टर्म में अप्रोच करना चाहिए एंड बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक ए 2020 मैच। इस वक्त 50 ओवर या टेस्ट मैच की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोविड की जो जिस फॉर्म और शेप के अंदर है, मतलब आज कोई भी अगर आप देखें तो मतलब वैक्सीनेशन से लेके वैक्सीनेशन 2 लगने के बाद भी हो रही है थ्योरी, ये रैपिड चेंजिंग थ्योरीज हैं। आज 3 महीने बाद कोई डिफरेंट थ्योरी की बात करेंगे तो ये मुझे लगता है कि कोई किसी भी थ्योरी पे नहीं बात करनी चाहिए। तो ये जो शॉर्ट टर्म व्यू है मार्केट के, आपको वीकली बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। तो आई थिंक जो मैंने अभी बोला कि अभी हमारा पिछले 3 दिन का ट्रेड था कि अब जो सब कुछ जो मैंने अनिल जी को बोला था, सब कुछ खराब है पता है, 3 लाख केस है पता है, ऑक्सीजन नहीं है पता है, हर चीज पता है। ऐसे पता में एक आम आदमी क्या करेगा? शॉर्ट करेगा या नहीं लेगा? तो उसका जो रिकवरी आप देख रहे हैं इसमें आ रही है। तो आप ये बोले कि ये रिकवरी से क्या मतलब ये सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, आप फिर 500 पॉइंट की मंदी देख सकते हैं अगले 5 से 7 दिन के अंदर। सो मुझे लगता है कि वीकली बेसिस पे व्यू लेना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बनता, बट ऑब्वियसली अगर जो एक सेफ बेट होती है लॉन्ग टर्म व्यू, दीपांशु ये बोल दूं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक है, वो तो भी ठीक ही है, वो तो सेफ बेट है। बट आई थिंक मैं सेफ बेट नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम पहले वीकली बेट्स लें, शॉर्ट टर्म बेट्स लें, पहले 2020 मैच खेलें, क्योंकि थिंग्स कैन चेंज रैपिडली। जी, और इस बीच आशु जी, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आज कैबिनेट की बैठक थी 12:30 बजे। 18 से ऊपर के उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। वैसे भी अबव 45 को तो फ्री में लगी रही है, वो ऑप्शन मिल ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अनिल जी, 2 बातें वैक्सीन को लेकर जिस पर आपकी भी राय लेना चाहूंगा। ये जो महाराष्ट्र सरकार का फैसला आ रहा है, आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाला है, फ्री में लगेगी वैक्सीन, तो वहां पर लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये जो CLSA प्रेडिक्शन दे रहा है कोरोना के केसेस के टॉपिंग आउट को लेकर, बाजार का व्यू क्या बनना चाहिए सर? दीप, देखिए, बाजार का व्यू बनाना है तो आप है ना कोरोना की खबरें और घर से बाहर निकलना, यार दोस्तों से बात करना, ये सब बंद कर दो। मुझे नहीं पता कैसे आशु सर और बंसल जी और हमारे स्पेशली दिल्ली के जो पैनलिस्ट है वो इस मार्केट में बाय कॉल दे पाते हैं। अगर सीरियसली भगवान न करे आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार अगर इस वक्त कहीं बीमार हो गया
तो जो मुश्किल ट्रीटमेंट करवाने में आ रही है, मतलब आप फिर खरीदने का बात छोड़ो, आप मतलब एक शेयर खरीद नहीं पाएंगे। खरीदना तो बहुत दूर की बात, आपको लगेगा कि जो स्थिति है क्या वाकई में बाजार चलना चाहिए, तो वो स्थिति बिल्कुल अलग है। और एक्चुअली स्पेशली मुझे नहीं पता था दिल्ली की हालत इतने खराब है। मैं तो 3-4-5 दिनों से, पिछले वीकेंड से थोड़ा सा कहीं कहीं दोस्तों को मदद की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एक्टिव हुआ हूँ। और लिटरली मतलब ये समझिए कि रात को 12-1 बजे तक यही काम चलता है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते हैं, वैसा हाल है। तो बाज़ार अपनी जगह है, उसका मतलब कोई वैसे लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये भी है दीप, सिंपल सी चीज़ है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर आप 3 घंटे 3 दिन और 3 हफ्ते का व्यू ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोरोना भारी पड़ेगा। आप 3 महीने 3 साल का व्यू लेंगे तो आपको लगेगा ये भी निकल जाएगा, वही वाली चीज़ है। बट एक्चुअली इसमें कोई डाउट नहीं है, आज के बाजार को देखेंगे जहाँ 3 दिनों की तेजी है और दूसरी तरफ 3 लाख से ज़्यादा के रिकॉर्ड मामले देखेंगे तो कंप्लीट मिसमैच है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वाकई में हेड्स ऑफ है बंसल जी, आशु जी, सर पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। मैं तो यही कहूँगा बहुत मुश्किल है, जिस तरह के माहौल में आप लोग हैं और उसको देखते हुए आप इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठ जाते हैं शो में, पैनल पे, और आप बाय कॉल्स भी दे देते हैं, बहुत मुश्किल काम है। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, आपने जो बात बोली ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड बोली एंड आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि सच में अनिल जी एक तरफ इतनी परेशानी चल रही है, घर पे भी मतलब पॉजिटिव केसेस हैं, बट वो जैसे कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। और कई बार तो अनिल जी ऐसा लगता है कि ऐसे डिप्रेस माहौल में शायद मार्केट ये जो थोड़ा सा ध्यान बटा देती है या थोड़ा सा हमारे को इन्वॉल्व कर देती है। बट अनिल जी आपने राइटली बोला है कि मतलब दिल्ली की हालत ऐसी है कि जैसे लगता है ना मतलब कंट्री हैज गॉन टू द डॉग्स, और मतलब इतना हेल्पलेस हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। और अनिल जी ये सीरियसली जो मार्केट है थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर देती है तो हमारा ध्यान इधर आ जाता है। बट अगर वो कहते हैं ना कि मतलब बाहर सामने वाली हंसी के पीछे क्या चल रहा है, तो अनिल जी जिस तरह से आपने वो आइडेंटिफाई किया है, आई मीन एक्चुअली सैल्यूट टू यू। इट इज एक्चुअली वेरी स्केरी एंड डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। बट चलिए ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि काफी हद तक कम से कम 3:30-4 बजे तक तो आपका मन बाजार में लगा रहता है और डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि दिमाग से नेगेटिव थॉट निकलना भी उतना ही जरूरी है। भले आप हेल्दी हैं और भगवान की दया से कोविड से प्रभावित नहीं है, फिर भी मानसिक रूप से भी उतना ही हेल्दी रह पाना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, मुश्किल काम है। और ये काम बखूबी करते हैं हमारे, करते नहीं है करवाते हैं हमारे सेठी साहब, जो किसी भी माहौल में एक तो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे और किसी भी माहौल में दूसरी बात है उनके कॉल्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के। और फिर अभी जो पिच है बाजार में वो तो एकदम फिरोज शाह कोटला की फ्लैट पिच है, जहां पर कोई बैट्समैन आए, ओपनिंग बैट्समैन, और ट्रिपल सेंचुरी ना बनाए तो फिर बात ही क्या। तो आइए दमदार धुआंधार बैटिंग के लिए तैयार है सेठी साहब। बिल के साथ स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर, भरिए जोश, क्या क्या खरीदेंगे बताइए। हाँ, बिल्कुल अनिल जी, देखिए बाजार में तो 3 दिन में बहुत ही दमदार तेजी हो गई है, बिल्कुल माहौल बदली हो गया। पिछले सप्ताह जहां निफ्टी 14,100 14,200 के लेवल्स तक आ गया था, वहां से एक दमदार तेजी ऑलरेडी बनी है। बट मुझे लगता है जिनको ट्रेड करना है दे शुड मूव विद द टाइड। जब मोमेंटम स्ट्रांग है तो खरीदारी करने ही चाहिए। तो ये उसी लिहाज से 2 स्टॉक है अनिल जी आज, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। बताएं सर, तो कैश मार्केट से शुरू करें। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, देखिए एक बेहद ही दमदार कंपनी है, दमदार स्टॉक है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, जो कि अभी 702 के लेवल पे कैश मार्केट में ट्रेड होता है। ये भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग लुब्रिकेंट कंपनी है और कंपनी ने बैटरी के बिजनेस में भी कदम रखा है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। हम देख रहे हैं हाल ही में जो ऑटो सेक्टर से नतीजे आ रहे हैं अनिल जी, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। कल टीवीएस मोटर के नतीजे चौंकाने वाले नतीजे थे, और हमने देखा इसी तरह की जो कंपनी है आपके कैस्ट्रॉल, उसके हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही दमदार थे और उसके बाद स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी हुई। आपने शायद इसको कवर भी किया था रिसेंटली। और उसी तरह की ये कंपनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है, वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सस्ता है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल 18-20 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.5% का है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है और पिछले 3 साल में अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है।
प्रोमोटर्स की हिस्सेदारियां 72%, कुछ प्लेज नहीं है, तो सब कुछ है इसमें जो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी में होना चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को 702-3 इस लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 750 का टारगेट है इसमें। ओके, 750 के टारगेट के लिए यहां पर शॉर्ट टर्म में करें खरीदारी। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर करनी चाहिए आपको खरीदारी। 6-7% का बड़ा उछाल स्टॉक दिखाता हुआ आपके लिए आज के सेशन में। आइए दूसरा स्टॉक जो है वायदा कारोबार से सेठी साहब की लिस्ट में। सर बताएं कौन सा शेयर है? अनिल जी, जो वायदा कारोबार का आज का स्टॉक है वो भी कंपनी फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी है। स्टॉक को मैंने पहले भी रेकमेंड करा हुआ। कंपनी का नाम है टाटा पावर, जो कि अभी मे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 98 रुपए 65-70 पैसे पे। मे के फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदने की सलाह है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। हाल ही में अपने ऊपरी लेवल से 110-15 के लेवल से स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद वापिस से रिकवर हो रहा है स्टॉक। इसके इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे 12 मई को, जो कि मेरा मानना है अच्छे होंगे। बट आज इसको पिक करने के पीछे भी एक कारण है कि पावर सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। कल से पावर ग्रिड का जो एक इन्विट है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, 7,700 करोड़ का, वो कल से खुल रहा है और ऐसे माना जा रहा है उसको भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलेगा। जिस तरह से पेंशन फंड, इंश्योरेंस प्लेयर्स और जो भी फिक्स इंटरेस्ट में, जिनका फिक्स इनकम में इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट होता है, उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और उसी की तर्ज पे टाटा पावर इज अनदर कंपनी जो कि बहुत जल्दी जिसका इन्विट आना है। हालांकि थोड़े दिन पहले खबरें आई थी पेट्रोनास मलेशिया के साथ जो इनका करार था वो थोड़ा स्क्रैप हुआ, उसके कारण से हमने गिरावट भी देखी। बट यही मौका इस स्टॉक को खरीदने का। इसमें इन्विट की बातें हो रही है 20,000 करोड़ तक के इन्विट आने की। अगर वो आता है तो कंपनी के कर्ज में 50% हो जाएगा कर्ज, तो वो एक बड़ा डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदिए इसको। इसका शॉर्ट टर्म में 110 रुपए का टारगेट है, 95 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए टाटा पावर में खरीदारी करने की राय। दमदार एक्शन पावर स्टॉक में फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड के इन्विट के बाद सारे स्टॉक धीमे धीमे तेजी से, और टारगेट भी बड़े आते दिख रहे हैं सेठी साहब की तरफ से। 110 रुपए के टारगेट टाटा पावर के लिए आपके लिए आने की तैयारी में। दीप, इस बीच केपीआर मिल्स के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, वो रिजल्ट्स भी आप बता दें और साथ ही उसके बाद हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी कर लेते हैं। बिल्कुल सर, और शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे को आप देखिए, 2.5 गुना का लगभग उछाल मुनाफे में आते हुए दिख रहा है। 2.5 गुना से थोड़ा कम, 2.25 गुना का उछाल आपने मुनाफे में आते हुए देखा है। 81 करोड़ से बढ़कर 186 करोड़ इनका मुनाफा आया है। और हम देख ही रहे थे सर, जिस तरह से पिछले कुछ समय से टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी बनी है, मजबूत नतीजों का ही इंतजार था। 882 करोड़ से बढ़कर इनकी आय है वो भी 1130 करोड़ की आई है। तो आय में तो आपने अच्छी बढ़त देखी है, बट डायरेक्टली जो बॉटम लाइन का फायदा हुआ है उसकी वजह से केपीआर मिल्स पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आप आते हुए देख रहे हैं। कुछ समय पहले 800 के करीब ट्रेड करता था, आज 1400 पर है ये स्टॉक और नतीजों के दम पर भी स्पाइक कर रहा है। बंसल जी, 100 रुपए का स्पाइक अभी अभी आते हुए दिख रहा है, 8% ऊपर केपीआर मिल्स। चार्ट्स बताएं सर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इसको जहां तक मुझे ध्यान है कुणाल जी ने 1-2 बार सुबह सुबह पिक ऑफ द डे में रिकमेंड करा हुआ है। नए लाइफ टाइम हाइस पे स्टॉक चल रहा है अनचार्टेड टेरिटरी में, तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, खुले नीले आकाश में उड़ान उड़ रहा है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करे। कोई बाइंग करना चाहता है तो गिरावट पे खरीदारी की राय होगी। ओके, तो गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। 2.25 गुना मुनाफा भरा है, 28% आय बढ़कर आई है। कामकाजी तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा है केपीआर मिल्स की तरफ से, और वैसा ही रिएक्शन स्टॉक पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। ये तो रही केपीआर मिल्स की बात, पर 2:30 बज रहे हैं, बाजार भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। आइए चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, लगातार तीसरे दिन एटलीस्ट जब हमारे बाजार ट्रेड कर रहे हैं तो ग्लोबल क्यूज में सुस्ती आपको दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह से 50 पॉइंट नीचे थे जब हमने सुबह 8 बजे शो शुरू करा था। अभी भी देखेंगे सर तो 50 पॉइंट नीचे ही है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। नैस्डैक फ्यूचर्स कल एक और नया रिकॉर्ड बनाने के बाद गिरावट हुई थी, अभी भी आप थोड़ा गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। 20-25 पॉइंट्स नीचे है, वहां पर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। यूरोप में ठीक ठाक शुरुआत हुई है, कल थोड़ा मिला जुला एक्शन था। आज आप देखें तो हल्की सी खरीदारी हो रही है, और एशिया में भी जापान, हांगकांग, चाइना, तीनों में ही आपने पॉजिटिव ट्रेड होते हुए देखा। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है सर, बताएं हमें क्या करना चाहिए।
दीप, सुबह और दोपहर के बीच में एक चीज काफी तेजी से बदली है और वो ये कि कल आप देखिए पुट कॉल रेशियो आपका 1.5 के आसपास आ गया था, काफी हद तक शॉर्ट्स आपके कवर हुए और उतने ज्यादा शॉर्ट्स बाजार में रहे नहीं। लेकिन आज के सेशन में लोगों ने दमदार शॉर्ट पोजीशन वापस बनाई है और जैसे ये शॉर्ट पोजीशन बनी है उसके बाद बाजार और तेजी से भागते हुए दिख रहे। क्या हुआ देखिए, डेटा मैं पहले बताता हूं आपको। इस वक्त हम हैं 14,875 पे, यानी कि हम 14,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 14,900 के बेहद करीब। 14,800 पार करते ही निफ्टी पर इस वक्त 94 लाख शेयर ऐसे हैं जो कॉल राइटर्स निफ्टी पर शॉर्ट हैं, कॉल बेचकर वो मंदी कर रहे हैं और वो ऑलरेडी रिस्क पर है इस वक्त शॉर्ट पोजीशन पे 14,800 तक, 94 लाख शेयर। और 14,850 का आप और गिन लेंगे तो करीबन आप समझ लीजिए 1,10,00,000 शेयर। 14,900 अगर आप निफ्टी ने पार किया और वहां टिक गए तो करीब 1,40,00,000 शेयर शॉर्ट साइड पर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, रिस्क पर होंगे और यही कॉल राइटर्स बार बार बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। और जब तो आज इस सबसे बड़े मूव के पीछे जो वजह है वो आज दिन की शॉर्ट कवरिंग है जो बड़ी तेजी से एग्रेसिव आती हुई दिखी है और उसकी वजह से बाजार काफी हद तक और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। तो ऐसे में अब आपके लिए जो तेजी की पोजीशन आपकी है उस पे आप 14,800 14,775 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहां से 75 से 100 पॉइंट के रिस्क लेकर आप होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी यहां पर अब थोड़ी सी रिस्की है क्योंकि आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि यहां से 50-75 पॉइंट बढ़ सकता है निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 15,000 वो एक बहुत बड़ा लेवल है जिसे पार करना आसान नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर कॉल्स का है। तो एक तरफ आपके पास 75 से 150-125 पॉइंट की तेजी है यहां से ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ आपके लिए थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस रखें और अगर करेक्शन बाजार देता है आज या कल के बीच में तो वापस निचले स्तरों से एंट्री करें। फ्रेश खरीदारी न करें, है लॉन्ग पोजीशन उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। शॉर्ट करना चाहें तो 14,950 15,000 के आसपास आए वहां करें। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहां से करें, लेकिन यहां से करने में रिस्क है कि ऑलरेडी आपके पहले काफी लोग शॉर्ट कर चुके हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो वो शॉर्ट कवरिंग के लिए जो तैयार हो रहे हैं, एक बार जरा शॉर्ट कवरिंग के संकेत आ जाए, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा घट जाए, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बट फ्रेश खरीदारी करना यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की लिहाज से फेवरेबल कम है, 15,000 के जितना नजदीक आप पहुंचेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,000 बड़ा बेस हो गया, लेकिन चूंकि अब आप 34,000 के बेहद करीब आ रहे हैं तो अब जो रेंज निकल कर आ रही है वो है 33,500 से लेकर 34,000 की। 33,500 के कॉल्स पर 13 लाख शेयर हैं और 33,500 पार करने के बाद बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन है। लगभग 40 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं और ऐसे में बैंक निफ्टी यहां से थोड़ी और तेजी 33,900 33,000 34,000 के आसपास तक की दिखा सकता है और वहां पर मेरे ख्याल से रुकना चाहिए क्योंकि 34,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अब अगर आपकी तेजी की पोजीशन है बैंक निफ्टी में तो 33,500 का छोटा स्टॉप लॉस रखकर ट्रेल करें। यहां पर भी वही बात है कि 33,625 का फाइनल टारगेट था हमारा आज बैंक निफ्टी का, वहां तक पहुंच गया। 14,875 का निफ्टी का टारगेट था, वहां तक पहुंच गया। टारगेट सारे हासिल हो चुके हैं। 3 दिन में एक तरफा बाजार बढ़े तो यहां पे मेरे लिए इंडेक्स में खरीदारी, फ्रेश खरीदारी के लिए न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में, दोनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। कल देखेंगे या फिर अगर कोई करेक्शन मिला दिन में या कल एक्सपायरी के दिन में तब देखेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच है पोजीशन, उसको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करें। जी दीप। बिल्कुल, तो अगर है पोजीशन तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल करें, पर अब फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, एटलीस्ट इंडेक्स का जहां तक सवाल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हम भरपूर देख ही रहे हैं और एक स्पेस जहां पर बढ़िया एक्शन बना हुआ है ऑटो स्टॉक्स। टीवीएस मोटर्स में देखिए दमदार रैली आज है, इसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे, पर अब नतीजों का इंतजार है बजाज ऑटो के। तो आइए कुशल के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि बजाज ऑटो के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो जिस तरह से आपने टीवीएस मोटर्स में दमदार तेजी आज के सत्र में नतीजों के बाद आती हुई दिखी, एक सरप्राइज मूवमेंट था और कहीं ना कहीं उस वजह से तमाम जितने भी 2 व्हीलर स्पेस के कंपनियां हैं वहां पर तेजी, अब उनसे भी जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है बजाज ऑटो की, वहां पर करीब 21% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 8,250 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है, क्योंकि कुल वॉल्यूम जो है 18% बढ़ती हुई नजर आई है
अगर आप Q1 FY21 की वॉल्यूम्स की बात करें तो। साथ ही कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहां पर भी 3 से 4% की बढ़त हमें देखने को मिली है। हालांकि जो इनकी 3 व्हीलर बिक्री है वो लगातार आप देखिए कोविड की चिंताओं से अभी भी अंडर प्रेशर जो है नजर आ रहा है, पर कंपनी की जो मार्जिन्स है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा गिरती हुई नहीं नजर आएंगी, पर 18.4% से घटकर 17.7% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब ये देखना होगा क्योंकि जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ है तो जो टीवीएस मोटर्स है उन्होंने तो इसको बीट भी किया है, इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी कमोडिटीज में उन्होंने बेहतरीन मार्जिन्स का प्रदर्शन किया है। देखना होगा कि बजाज ऑटो कितना उस चीज पे खरा उतरता है। और मुनाफे की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है, करीब 1310-1320 करोड़ की रेंज में। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखें तो 2 चीजें नोटिस करनी है, एक तो आय और दूसरा जो मार्जिन्स है वो किस तरह से आती है कंपनी की। ओके, तो ये है बजाज ऑटो का अनुमान और फिलहाल अनुमान कम अच्छे नतीजों का है और ये अच्छी बात है। जब अनुमान कम अच्छे नतीजों का हो और थोड़ा भी अच्छे आ जाए तो फिर एक्शन कुछ और ही नजर आता है। तो स्टॉक की प्राइस तो मजबूत है, 3% मजबूत है बजाज ऑटो का शेयर आज के सेशन में। लेकिन बजाज ऑटो का शेयर अकेला मजबूत नहीं है, ये टू व्हीलर तो उस टू व्हीलर के पीछे भाग रहा है जो ऑलरेडी बहुत तेज रफ्तार दिखा चुका है, वो है टीवीएस मोटर्स। तो टू व्हीलर कंपनियों के नतीजों की शुरुआत जो टीवीएस मोटर्स ने की है उसने बाकी कंपनियों पर भी दबाव तो बना ही दिया है। लेकिन देखिए ये ड्रीम रन, ये आज का सेशन टीवीएस मोटर्स के लिए हमेशा याद रहेगा। 13-14% का इतना बड़ा उछाल, ये जो बड़ा उछाल आ रहा है इसकी वजह से और कौन से शेयरों पर पड़ेगा असर? टीवीएस मोटर तो बढ़ गया जो बढ़ना था अच्छे नंबर्स पे, लेकिन क्या टीवीएस मोटर्स के बढ़ने के दम पर कोई और शेयर बढ़ सकते हैं? क्या और शेयरों को फायदा हो सकता है? क्या और शेयर मजबूत हो सकते हैं? हमारी टीम ने इसी की रिसर्च करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। ओके, तो वरुण हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए कि किस शेयर को, किस कंपनी को होगा टीवीएस मोटर्स की इस बड़ी तेजी का फायदा। वरुण बताइए क्या कह रही है आपकी रिसर्च? डेफिनेटली अनिल जी, आपने सही कहा कि टीवीएस मोटर्स तो चल गया लेकिन उसके चलते उसकी ग्रुप कंपनीज भी चल गई। लेकिन एक ग्रुप कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी है इस ग्रुप की जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, और वो है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। ये आपको बीएसई में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एनएससी लिस्टेड शेयर है। अब इसमें क्यों आनी चाहिए यहाँ से जोरदार तेजी? देखिए ये एक होल्डिंग कंपनी है, नो डाउट इसके बारे में। अब इसकी होल्डिंग कैसे है उसको भी आप समझिए। इस कंपनी की दरअसल सुंदरम क्लेटन में होल्डिंग है करीब 11.24% के आसपास। सुंदरम क्लेटन जो है उसकी टीवीएस मोटर्स में होल्डिंग है 57.4% के आसपास, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि सुंदरम क्लेटन भी चल रहा है, उसमें भी अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा व्हील्स इंडिया और एक टीवीएस ग्रुप कंपनी है जिसमें भी आपने भरपूर तेजी देखी, और व्हील्स इंडिया में भी सुंदरम फाइनेंस की होल्डिंग जो है वो करीब 23.28% के आसपास है। सुंदरम फाइनेंस का खुद का भी कारोबार है, उस कंपनी का जो खुद का कारोबार है उसकी स्टैंड अलोन वैल्यू आती है 71 रुपीज प्रति शेयर की। और ये जो बाकी बचे कुछ कारोबार है जैसे कि सुंदरम क्लेटन में जो उनका हिस्सा है, व्हील्स इंडिया में जो उनका हिस्सा है, उसकी वैल्यू आती है करीब 150 रुपए प्रति शेयर के आसपास की, यानी कि कुल वैल्यू है 221 रुपीज प्रति शेयर के आसपास की। ये स्टॉक नो डाउट देखिए होल्डिंग कंपनी है तो वो डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं करीब 60-62% के आसपास की, कल तक ट्रेड भी कर रही थी डिस्काउंट पे। लेकिन ये जो डिस्काउंट है, आज जो टीवीएस मोटर्स और सुंदरम क्लेटन और व्हील्स इंडिया में तेजी आई है उसके बाद ये डिस्काउंट जो है वो और बढ़ गया है। कल तक करीब 63% के आसपास पे डिस्काउंट पे ट्रेड करती थी, आज ये करीब 68-70% के आसपास के डिस्काउंट पे जो है वो ट्रेड कर रही है। ऐसा इसके लिए क्योंकि टीवीएस मोटर्स, सुंदरम क्लेटन और व्हील्स इंडिया तीनों स्टॉक में 5 से 15% के आसपास के गेंस देखने मिले हैं, जबकि ये स्टॉक महज 3% के आसपास की रैली दिखा रहा है। तो अगर इसकी फेयर वैल्यू देखें 72 रुपीज 50 पैसे के आसपास आती है, 60-62% के आसपास की जो डिस्काउंट ये कंपनी ऑलरेडी देती थी हमेशा, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक की फेयर वैल्यू आज के हिसाब से आती है 78 रुपीज के आसपास। तो नो डाउट टीवीएस मोटर्स चला, सुंदरम क्लेटन चला, व्हील्स इंडिया चला, लेकिन सुंदरम फाइनेंस इसको शायद लोग भूल गए, जो कि होल्डिंग कंपनी है इस ग्रुप की, जिसमें डिस्काउंट जो है इन स्टॉक्स के चलने की वजह से और बढ़ गया है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर पूरी की पूरी रिसर्च है। एक बेहतरीन होल्डिंग कंपनी जहां पर उन तमाम कंपनियों की होल्डिंग है
उन तमाम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है जो आज एक्शन में है और स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में 80 रुपए के पार निकलता हुआ 12 से 13% की दमदार मजबूती के साथ गजब का एक्शन दिखा रहा है। राजेश जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। पालिया साहब सिर्फ एनएससी पर लिस्टेड है, 80 रुपए के आसपास 13% ऊपर सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। और जब तक आप चार्ट देखें, मुझे याद है वरिंदर बंसल ने पिछले सीजन में जब वो स्टॉक्स की दमदार रिसर्च लेकर आते थे, कल ही जियोजित फाइनेंशियल की भी बात हो रही थी जो बंसल जी ने रिकमेंड किया, वो स्टॉक भी उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था। और सुंदरम फाइनेंस मुझे याद है 45-48 रुपए के आसपास उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था। और आप देखिए तब से लेकर अब तक ऑलरेडी जबरदस्त एक्शन 80-82 रुपए का सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग दिखा चुका है। चार्ट देखिए राजेश जी। राजेश जी आप म्यूट पर हैं, जरा एक बार अनम्यूट करके बात करें जी। जी माफ कीजिएगा अनिल जी। तो अनिल जी जिस तरीके से मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 92-95 तक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 73 के आसपास का स्टॉप लॉस, 76 इवन 76 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। लगता है कि मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू रहेगा, तो 1 से 2 दिन और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। 95 तक के अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। ओके तो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स इस पर नजर रखिए। हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का इंपैक्ट 16% की तेजी स्टॉक पर बनती हुई दिख रही है, पर जिस तरह से वरुण ने लेवल्स बताए और बढ़िया मूवमेंट इस पर आते हुए दिख सकता है अगर आप बाकी ग्रुप कंपनीज की परफॉर्मेंस को इसमें इंक्लूड करते हुए देखें। तो नजर रखिए टीवीएस ग्रुप के स्टॉक्स जो आज बढ़िया मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं, स्पेशली टीवीएस मोटर्स जहां पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है, 13% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है। पर ऑटो स्टॉक्स एक एक करके आपको अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं और आइए श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी आप आइशर के बारे में राय दीजिए। 2500 के ऊपर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, बढ़िया तेजी बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी और इस काउंटर में भी। आइशर के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? बिल्कुल दीपांशु, देखिए वैसे आज ऑटो स्टॉक्स की तेजी काफी रौनकदार है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और प्राइस पैटर्न में काफी अच्छा एक इजाफा हुआ है। आइशर मोटर मुझे लग रहा है कि कम से कम वापस एक बार ये 2600 2650 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि वहां पे ही इस स्टॉक ने काफी बड़ा वक्त निकाला था। और मुझे लगता है कि जो करंट लेवल्स है 25, 27, 25, 30, यहाँ पे अगर हम एक बार 2490 का स्टॉप लॉस रखें तो शायद हम 2600 2650 के लेवल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके जो सप्लाई लाइन थी, इसमें जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको भी इसने क्रॉस कर लिया है। दैट मीन्स कि जो एक सेलिंग प्रेशर इसमें बना था पिछले लगातार 3 या 4 महीने से, उसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमें ये लगता है कि बिल्कुल आइशर मोटर करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। ओके तो आइशर मोटर्स करंट लेवल्स पर लॉन्ग किया जा सकता है, ये है राय श्रीकांत जी की तरफ से। इस बीच श्री दिग्विजय सीमेंट के आपको नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और अच्छे नतीजे हैं। जहां तक सवाल बन रहा है 128 करोड़ के मुनाफा की आय से बढ़कर अब 175 करोड़ की आय आई है। मुनाफे में भी देखिए 23 करोड़ से बढ़कर 27-27.5 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। साथ ही सेल्स वॉल्यूम 2.6 लाख टन से बढ़कर 3.5 लाख टन के आए हैं। तो अच्छा प्रदर्शन श्री दिग्विजय की तरफ से, अच्छे नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय में अच्छी बढ़त है, मुनाफे में अच्छी बढ़त है और ओवरऑल सेल्स में भी आपने बढ़त देखी है। साथ ही इन्होंने एक डिविडेंड डिक्लेरेशन भी किया है। बंसल जी चार्ट्स देखकर बताएं, श्री दिग्विजय सीमेंट 73 के लेवल्स पर इस समय नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है इसका, तो जिनके पास है दीपांशु क्लियरली होल्ड की राय है। करेक्शंस पर एक नई पोजीशन ली जा सकती है और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन पर अगर कभी ये स्टॉक नीचे में 72-71 के अराउंड मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं इसको बाय करने के लिए। और ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट्स अराउंड 80-81 के बैठते हैं, तो होल्ड की राय है और करेक्शन पर 71 के अराउंड खरीदारी की राय है।
ओके, तो श्री दिग्विजय सीमेंट पर रखिए नजर। आज सुबह कुशल ने शायद ये कैश स्टॉक में भी अपने रेकमेंड किया था ट्रेडर्स डायरी में, वहां पर देखिए 36% आय में बढ़त है, 55% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, मार्जिन 24% से बढ़कर 27% के आए हैं और मुनाफे में भी आपने 17% की बढ़त देखी है। और जैन साहब ने भी मंडे को अपने जेम स्टॉक्स में इसके बारे में बात करी थी। तो श्री दिग्विजय सीमेंट हमारे एनालिस्ट के रेडार पर, जैन साहब को पसंद है ये स्टॉक और नतीजे भी जस्टिफाई कर रहे हैं, 75 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है ये काउंटर प्राइस। चलते हैं अनिल जी के पास, उन्होंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा है आपके लिए, बिगुल कल के 2000। अनिल जी, आपकी सुबह की कॉल तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है सर। फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले टारगेट के करीब आते हुए दिखा था सुबह स्टॉक, बताएं सर अब क्या चूज किया है आपने? दीप, ये जो आज शो की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे और आशु जी और बंसल जी से जो बातचीत कर रहे थे दिल्ली के हालात को देखते हुए, और जो सिचुएशन है कि मतलब कहीं कोई किसी तरह की मेडिकल हेल्प या ट्रीटमेंट मिल जाए तो बड़ी बात है, ऑक्सीजन और दवाएं और बेड मिल जाए तो मतलब आपने जरूर कुछ न कुछ पिछले या इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो ही वैसा हाल है। उसको देखकर एक स्टॉक प्योरली कॉमन सेंस से दिमाग में आया है, प्योरली कॉमन सेंस है, लेकिन इस कॉमन सेंस के साथ बहुत फंडामेंटल भी इसके साथ में है। स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। 63 रुपये 50 पैसे 64 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 63.5 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसे खरीदना चाहिए, यहाँ पर तेजी करने की राय है। मेरे ख्याल से कोई हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसा नहीं है जो इस वक्त 100% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। सब 125-150% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पेशेंट ये नहीं देख रहा है कि उसका बिल क्या बन रहा है, उन्हें मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा है, जगह मिल रही है, वो बड़ी बात है। लोग किसी भी लेवल पर पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उससे आप अंदाजा लगा सकते। तो हॉस्पिटल्स के लिए वो चाहे ना चाहे ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर देखते हुए फिर भी ये क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा अमेजिंग, इतना दमदार रिजल्ट आएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग है और अपोलो हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल की भी होल्डिंग इस इंद्रप्रस्थ मेडिकल में काफी लंबी समय से चल रही है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी शायद आगे पीछे बेचेगी। अपोलो हॉस्पिटल लेने को भी तैयार है क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड करता है 35, 40, 50 के पी मल्टीपल पर, और इंद्रप्रस्थ मेडिकल है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 के पी पर। जिस दिन मर्ज हुआ अपने आप वैसे ही वैल्यूएशन बन गए, तो वो तो खैर जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ फाइनेंशियल्स के लिहाज से भी आप देखें तो ये स्टॉक जबरदस्त कमाल करने के लिए तैयार है। तो पहले टारगेट के तो ऊपर आ ही चुका है, दूसरा टारगेट जो मैंने रखा है वो 72 है और तीसरा टारगेट 72.5 का। तो पहला टारगेट अब जो है उसको 72 कर लीजिए, 75 दूसरा टारगेट कर लीजिए। मुझे लगता है ये वो स्टॉक है जो कमाल करने को तैयार। तो अब से लेकर रिजल्ट तक इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये एक और स्टॉक है, और बंसल जी से इस पर राय भी लूंगा चार्ट्स के लिहाज से भी और वैसे ही, और उसके बाद बंसल जी के लिए भी एक बिगुल की जरूरत है। तो पहले तो बंसल जी इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर राय दें और फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए अनिल जी, राय दे रहा हूं तो एक बिगुल बजा दें। ये स्टॉक अनिल जी मैंने चूज कर रखा था, अपने पिक ऑफ द डे के लिए चूज करा हुआ था और आपने पहले ले लिया। और इस स्टॉक को जैन साहब हमारे 35-40 के लेवलों से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आ रहे हैं। और टेक्निकली अनिल जी मेरा टारगेट यहाँ 80 रुपीज का है, तो आपके टारगेट से मैं छेड़छाड़ करना चाहूंगा और 80 रुपीज के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय एंड होल्ड करना चाहिए। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। आपके टारगेट्स अचीव होते तो ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में एंट्री लेगा, खुले नीले आकाश में, और ये 80 के लेवल्स के भी ऊपर निकलेगा जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। तो बाय एंड होल्ड है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। बात है तो ये है आपके लिए बाय और होल्ड इंद्रप्रस्थ मेडिकल। बिल्कुल जैन साहब ने कई बार रिकमेंड किया है और 45 रुपए के आसपास हमने भी हमने उस समय, हाँ आशीष बता पाएंगे मुझे, मालामाल वीकली में तब हमने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और ये स्टॉक भी तब जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखा था। तो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 72 के पहले टारगेट पे पहुंच चुका है, 75 का दूसरा टारगेट है और 80 रुपए का टारगेट एक और अब बंसल जी ने दिया था। उसके लिहाज से आप ध्यान में रखिए इस स्टॉक को। आइए बंसल जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, हिंडाल्को पर खरीदारी की राय है और एल्युमिनियम जो है फ्लेवर में है। कल भी आपने नल्को रिकमेंड करा था
तो हिंडाल्को को बाय एंड होल्ड की राय है शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है 358.50 ₹358.50 का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पर खरीदना है इसको 368 से लेकर 370 के टारगेट के लिए। इस स्टॉक को कल भी मैंने रिकमेंड करा था नीचे में, और 368 के टारगेट्स दिए थे, वो अचीव हुए थे। अब ये स्टॉक करेक्शन करके दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो 358.50 का स्टॉप लॉस है, और 368 से लेकर 370 के टारगेट के लिए हिंडाल्को पर खरीदारी की राय है। 368 370 के टारगेट के लिए। और मेटल में कोई खास करेक्शन आता नहीं है। फार्मा शेयरों में तो फिर भी कुणाल जी कहते थे 2.5-3-4 दिन के करेक्शन के बाद क्रांति में आ जाते हैं। मेटल शेयर तो 2.5-3 दिन का करेक्शन भी नहीं दिखाते। और आज तो जो खबर आई भी है कि किस तरह से आप देखिए चाइना में कुछ स्टील के इंपोर्ट पर उन्होंने ड्यूटी कम कर दी, यानी कि वो चाहते हैं कि अब इंपोर्ट करें। घरेलू स्टील में डिमांड इतनी है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उससे दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अच्छा उनके मंत्री ने वो एक बार बयान भी दे दिया था अभी पिछले हफ्ते, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, ठंडे हुए ही नहीं। उस दिन उनका बयान आया और सब लोगों ने बोला अरे बहुत गिर जाएगा बहुत गिर जाएगा। अब ये तो चाइना वाले तो सब परेशान कर रहे हैं, ये बोल रहे कि फालतू में इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, या स्टील कंपनियां जरूरत से ज्यादा में बेचे। अरे भाई जब नुकसान में बेची तब तो किसी ने पूछा नहीं। तो ये तो डिमांड सप्लाई वाला मामला है। कमोडिटी साइकिल ऐसे ही चलते पागलपन होता है। और आप देखिए वापस एक्शन किस तरह का हो गया। तो इसलिए जबरदस्त तेजी में है इस वक्त सारे मेटल शेयर, और मेटल शेयरों में मंदी की करना तो दूर, मंदी की भावना भी मन में न लाएं, ये ध्यान में रखें। आइए अगला बिगुल है BTSTT का श्रीकांत जी के लिए। बताएं श्रीकांत जी। देखिए वैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट बना है। पिछले कम से कम 6-7 दिनों से ये स्टॉक अपना एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना रहा था। और अगर आप देखें तो हमने उन्हीं स्टॉक्स में तेज़ी देखी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस बनी थी। अगर PVR हो या आप पकड़ लीजिए बाकी जितने भी स्टॉक्स जो पैंडेमिक से रिलेटेड थे वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट पोजीशन बनी थी, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का दौर बना हुआ है। अब लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करंट लेवल से चलना चाहिए, 1400 के करीब ट्रेड कर रहा है। चूंकि ये स्टॉक अभी अगर आप पिछले 10 मिनट में देखें तो काफ़ी बढ़ गया है, तो थोड़ा सा शायद ये वक्त ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 1350 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे 1500 के टारगेट हम वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिन का ट्रेड बनाइए, लेकिन करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 1500 तक के टारगेट के लिए यहां पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करें खरीदारी। यह राय आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही श्रीकांत जी की तरफ से। बेहतरीन स्टॉक 1350 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। जय तैयार है हमारे साथ, जय कैश का ऑप्शन लेकर। $14,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय एकदम सही और सटीक। सुबह वाला कैश का ऑप्शन कमाल करता हुआ दिख रहा है। जय टारगेट हासिल हो गए सारे? यस अनिल जी, सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं उसके। एंड कांग्रेस टू यू एज वेल अनिल जी, आपके भी सारे निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। नहीं बिल्कुल बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ड्रीम रन में चल रहे हैं मार्केट, और पिछले 3 सेशन जो बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। बताएं जय अब क्या करना है? जी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का हमें कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर तो ज़रूर है। 34,000 के स्ट्राइक का मैं बता रहा हूँ कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। करीब हमें अभी मिल रहा है 529 पर, 529 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना है दैट वुड बी एट 297। सो थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, 529 पे खरीदे। 297 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 225 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा करीब। बट टारगेट्स भी अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे खासे है इसके। तो फर्स्ट टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है वो है 740 का, 740। सेकेंड टारगेट जो इसका बन रहा है वो 865 का, 740 865। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। 34,000 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। जो हिसाब से फाइनेंशियल्स में मोमेंटम बिल्डअप हुआ, इनफैक्ट मुझे सुबह एक और कॉल देना ही था पर मैंने केवल निफ्टी पर ही दिया था तभी, बट देन बैंक निफ्टी पे भी देना ही था। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, यहाँ से ये और हेल्प करेगा निफ्टी को। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी 14,750 730 एक अच्छा बेस शिफ्ट हो चुका है निफ्टी में ऊपर की तरफ। और
वो जब तक लेवल्स होल्ड कर रहे आई एम श्योर कि हम 15,000 के करीब जा रहे हैं निफ्टी में, आई मीन 14,950 990 के आसपास। एंड बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट स्पॉट में हमें देखने मिलेगा 34,050 का, और अगर 34,050 स्पॉट में अगर निकल जाता है देन आई थिंक उस वहां से लगभग और 600 पॉइंट का मूव आएगा, 34,600 का। निफ्टी का भी जे कॉल खरीदना है कोई, या निफ्टी पे फिलहाल जो खरीदा हुआ है उसे होल्ड करें? अनिल जी निफ्टी पर भी खरीद सकते हैं ऑफ नाउ, बट आई थिंक अगर निफ्टी में अगर थोड़ा बहुत नीचे मिले हमें, अगर समझिए 14,840 825 के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पे भी एक मौका मिलेगा तो हम खरीदेंगे। बट व्यू पॉजिटिव है, शायद अगर ना आए तो भाग जाएगा। तो अगर किसी को खरीद कर चलना ही है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का अनिल जी, तो मैं कहूंगा कि निफ्टी में 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। ये अगर आप देखें तो करीब 160 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, 160 के आसपास। तो 14,900 का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 160 के आसपास खरीदिए निफ्टी का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल टारगेट्स तो इसके बन रहे हैं अब 14,950 990 तक के, और बैंक निफ्टी में अगर ये मोमेंटम आया अनिल जी देन डेफिनेटली इट विल हेल्प निफ्टी एज वेल। ओके, तो बैंक निफ्टी मूवमेंट दिखा रहा है और निफ्टी को भी ऊपर लेते हुए जा रहा है। 3 दिनों में जबरदस्त एक्शन है, और एक्शन यहां से और बनते हुए दिख सकता है। जैके कैश के ऑप्शन बैंक निफ्टी 34,000 कॉल खरीदें। पर आइए पालवे साहब को क्या पसंद आ रहा है ये जानते हैं बिगुल BTST। बताएं पालवे साहब। तो दीपांशु जी देखिए, बैंकिंग फाइनेंशियल में जिस तरीके से मोमेंटम बना है उसमें से बैंकिंग स्टॉक्स में जो स्टॉक यहाँ पे बाय करना है वो है बंधन बैंक का। अगर हम बंधन बैंक का सेटअप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जो 3-4 दिनों का एक बेस बन के जो स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया, एक बियरिश गैप फॉर्मेशन था, उसका भी गैप को फिल करके अभी ये स्टॉक ने उस रेंज को भी क्रॉस किया है जो कि गैप बना था करीब 16 अप्रैल के आसपास, और वो गैप को अब इसने फिल करके हायर साइड पे मूव कर रहा है। तो जिस तरीके से रिवर्सल फॉर्मेशन बना है बंधन बैंक में, हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे करंट मंथ के 328 अब 329 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 325 का, और टारगेट जो हमें लगता है जिस तरीके से रिवर्सल बन रहा, बंधन बैंक का टारगेट आना चाहिए करीब 340 342 तक का। तो बंधन बैंक बाय करने की सलाह रहेगी। बंधन बैंक बाय करके चलें 340 342 के टारगेट्स के लिए। 2 और कॉल तैयार हैं आपके लिए। पहले बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का बंडल। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST था लेकिन उसमें थोड़ी सी अभी मुंह आ गई तो मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। स्टॉक था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो आई थिंक श्रीकांत जी ने बताया था 1402 के लेवल पे मेरे रडार पर आया था, अभी 1411-12 है। अगर ये 1405-6 के लेवल पे आता है तो वहां पर लिया जा सकता है 1390 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 1430 1440 यहाँ से 31 रुपए की अप मूव आपको कल मिलनी चाहिए। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर ही भरोसा है वागले साहब का, पर इस लेवल पर नहीं खरीदेंगे। थोड़ा डिप आए तो इस पर खरीदारी करेंगे। इस बीच मारुति की तरफ से अपडेट आ रहा है और अपनी एक फैक्ट्री बंद करेंगे और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद करेंगे, माफ कीजिएगा, पर वहां से फिर ऑक्सीजन सप्लाई का कामकाज शुरू करेंगे। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रहा है मारुति की तरफ से कि शायद प्रोडक्शन वो एक अपनी हरियाणा की फैक्ट्री में बंद कर रहे हैं, पर उसके बाद वहां से ऑक्सीजन का सप्लाई इस फैक्ट्री से किया जाएगा। ऑक्सीजन का सप्लाई इस फैक्ट्री से अवेलेबल कराया जाएगा, ऐसी कुछ खबर आ रही है जहां तक मारुति का सवाल है। तो अच्छा डेवलपमेंट है एज फार एज ऑक्सीजन सप्लाई की बात है। वैसे भी कहा ही गया है सभी इंडस्ट्रीज को कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अब इस्तेमाल के लिए नहीं होगी, सारे का सारा ऑक्सीजन सप्लाई मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट किया जाए। तो हरियाणा में एक फैक्ट्री में कामकाज बंद किया जाएगा और वहां से फिर ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए फैक्ट्री पर काम चलेगा। मारुति के लिए ये एक डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास, जानते हैं उन्हें क्या पसंद आ रहा है अब बिगुल BTST। बताएं श्रीकांत जी। दिवांशु, मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो काफ़ी निगलेक्टेड स्टॉक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। अगर आप देखें तो ये फॉर्मेशन में एक लोअर बॉटम की एक सीरीज बनी थी और काफ़ी दिनों से ये स्टॉक
कुछ 520 530 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स में इसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है एंड काफ़ी अरसे के बाद इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को, सप्लाई लाइन को क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से 560 या 565 के लेवल्स को दिखा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा शायद 580 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 560 के लेवल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि इसे बाय करके चले, क्योंकि इसके RSI जो है वो उसके ओवरबॉट लेवल को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो करंट लेवल से यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल को बाय करें। 535 का करंट प्राइस चल रहा है, जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 525 रुपए का, यानी कि 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 555 और 560 ये 2 टारगेट के लिए इसे बाय करके चल सकते हैं। राय मैकडॉवेल में, लेकिन श्रीकांत जी इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आया है आपके लिए, जो आपने कहा कि एक मैं नेग्लेक्टेड स्टॉक अब दे रहा हूं मैकडॉवेल, इस पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। पहली चीज तो एक बंधन बैंक से ज्यादा नेग्लेक्टेड नहीं है, जो अभी भी राजेश जी ने दिया। सारे बैंक चल गए, खाली बंधन बैंक को कोई नहीं देखता था, तो वो बंधन बैंक भी राजेश जी ने दे दिया, तो इससे ज्यादा नेग्लेक्टेड आ चुका है। दूसरा रहा सवाल मैकडॉवेल का, तो क्या बंसल जी कभी भी मैकडॉवेल नेग्लेक्टेड स्टॉक रहा है बंसल जी? नहीं, बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड नहीं है, और जैसे ही इसमें जरा सा मोमेंट आता है तो और कोई कवर करे ना करे, हमारे अपने दीप जरूर इस पर सवाल पूछ लेते हैं, तो ये गलतफहमी है, नेग्लेक्टेड नहीं है ये। अनिल जी वो तो दीप की नजर नहीं पड़ी, बस उतना ही नेग्लेक्ट हुआ है। नहीं, मैंने बोला कि प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड है, प्रोडक्ट के लिए अभी बिल्कुल प्रोडक्ट्स के लिए आजकल समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है शायद, इसीलिए नेग्लेक्टेड का है। तो अब मुझे समझ में आया कि ये नेग्लेक्टेड शब्द जो श्रीकांत जी ने चुना है वो चार्ट से नहीं चुना है, बाहरी वातावरण को देखकर चुना है। अब श्रीकांत जी हमें समझ में आया है। चलिए, तो श्रीकांत जी की और बंसल जी की दोस्ती और आगे बढ़ेगी, इस बात के पूरे शुरुआती सबूत हमें मिल रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आशीष मदान साहब हमारे साथ तैयार है, एक बिगुल उनके लिए। बताएं आशु सर। अनिल जी, मेरी फ्रेश कॉल नहीं है। मैं इनफैक्ट अभी जब निफ्टी पे बात हो रही थी तो निफ्टी के बारे में ये कहना चाह रहा था कि अनिल जी, ये सारे जो कोविड केसेस देख के जिस तरह का जो बाजार सब पैनिक बना हुआ है, बाजार हमेशा उल्टा चलता है। तो कहीं पे भी अगर किसी भी दिन कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई जिसके चलते मतलब एक बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, तो मेरा जनरल एडवाइस है सबसे कि जो लोग ऑप्शंस बेचते हैं कॉल्स की, जो अभी भी इस एक्सपायरी में क्या हुआ है अनिल जी, पिछले 4-5 दिन में 14,600, 700, 800, 900 और 15,000 तक का पूरा जाने का मतलब वो है। तो मुझे है कि अनिल जी खराब हो या हो सकती है, ये टाइम अनिल जी इंडेक्स और इंडेक्स ऑप्शंस बेचने का नहीं है, पर्टिकुलरली ऑप्शंस का, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड आशु सर से हमारी बात पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन फिलहाल ये कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, और वो ये कि ब्रेक द चेन, जो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि लोग आपस में मिले ना, ब्रेक द चेन मिशन अब 15 मई तक जारी रहेगा। ये अब तक 30 अप्रैल के लिए था। अनऑफिशियली आप ऐसे सिंपल से तो समझ लीजिए ना कि बेसिकली जो लॉकडाउन है, जिसका नाम कोई भी सरकार अपने मुंह से लेगी नहीं, वो लॉकडाउन अब 15 दिनों के लिए और बढ़ गया है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए और बढ़ चुका है। बिहार में आज लगा है, कर्नाटक में कल लगा था, बेंगलोर में स्पेशली, गोवा में आज लगा है। अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे एक एक करके कई राज्यों में ये लॉकडाउन वाले मामले होते हुए दिख रहे हैं, और महाराष्ट्र ने इसमें अपने लीडरशिप लिए, सबसे पहले लगाने को लेकर भी और अब इसे बढ़ाने को लेकर भी। तो बाजारों का रिएक्शन अपनी जगह है, लेकिन नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं कि 15 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही है, और यही वजह कि अभी भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र में और बिजनेस एक्टिविटीज, कामकाज कम रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप जरूरी काम के लिए ही, एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो ही बाहर निकल पाएंगे, और बहुत जरूरी काम है तो ही आप कर पाएंगे। तो अच्छी खबर नहीं है,
15 दिनों के लिए और आपके लिए लॉकडाउन बढ़ता हुआ, एक तरह से आप इसे ही समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र से, मुंबई से ये एक खबर आती हुई कि कोरोना को रोकने के लिए 15 दिनों के लिए और आपके लिए यहाँ पर ब्रेक द चेन मिशन 15 मई तक जारी रहेगा। जो सारे प्रतिबंध हैं अभी मौजूदा प्रतिबंध, वो और आगे 15 दिनों तक जारी रहेंगे। इस पर फोकस करिए। तो थोड़ी खराब खबर है इस वक्त महाराष्ट्र से जो आती हुई दिख रही है, यानी कि अभी भी सरकार को लगता है कि पूरे प्रयास करने की जरूरत है। आशु सर, कोई टिप्पणी देना चाहेंगे इस खबर पर आप? अनिल जी देखिए, मैं ये बोल रहा था कि ये सारी की खबरें डिस्काउंटेड हैं। अनिल जी, इस खबरों के चलते और जो हालात हैं उसके चलते ही सबने इंडेक्स शॉर्ट किया और देखिए किस तरह की शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में आ रही है। बल्कि स्टॉक्स डिफाई कर सकते हैं लॉजिक, कभी आप ले लेंगे या कभी देखेंगे फार्मा, आईटी ओवरबॉट हुआ। तो मेरा मानना है अनिल जी, अगले कुछ दिनों के लिए इंडेक्स की शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर पॉजिटिव स्पार्क आ गया, ये पोजीशन संभलती हुई दिखी, किसी दिन ऑक्सीजन का आ गया नैरेटिव के ऑक्सीजन की सिचुएशन बिल्कुल संभल गई है, या 3 लाख के केस अनिल जी 2 लाख भी हो गए, तो एक बहुत बड़ा स्पाइक मार्केट में आ सकता है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है अनिल जी, जो ये इंडेक्स की ऑप्शंस बेचने वालों को, कि ये टाइम ऑप्शंस, कॉल्स पर्टिकुलरली कॉल्स बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल अनफेवरेबल है। मार्केट आपको ऊपर में सरप्राइज कर सकती है, पर्टिकुलरली इंडेक्स। तो ये वर्ड ऑफ कॉशन है फॉर पीपल कि जो कोविड की रियलिटी ओके, चलिए आशीष से ऑडियो चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त महाराष्ट्र से। यहाँ पर अब आपके लिए आगे महाराष्ट्र से एक और खबर आती दिख रही कि रूस की जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो डॉक्टर रेड्डीज हमारे यहाँ बेचने के लिए तैयार है, इसके लिए रूस से बातचीत कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ये खबर आती दिख रही। तो 18 साल से ऊपर के लोगों को जो 1 मई से वैक्सीन मिलेगी, वो वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार फ्री में देगी सभी लोगों को, और उसके लिए वो बातचीत कर रही है आगे कई कंपनियों से। इसकी खबर आपके लिए आती दिखी। तो ये है डॉक्टर रेड्डीज आपके लिए स्टॉक, जो अगर ये ऑर्डर मिला तो जाहिर सी बात है डॉक्टर रेड्डीज के थ्रू होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष, क्या है सिचुएशन? अनिल जी, एक स्टॉक बैन में फिलहाल सेल लंबे समय से बैन में था। 113% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले भी स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। सन टीवी पर नजर रखिएगा, यहाँ पर देखिए दोबारा पोजीशंस बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रोल ओवर के चलते भी हो सकता है, लेकिन पोजीशंस काफी ज्यादा 119% के आसपास आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। संभावना कम है, यहाँ पर हो सकता है कि पोजीशन जो है कटती हुई नजर आए, लेकिन सेल जो है आज भी बैन में बना ही रहेगा। चलिए, सेल जो बैन में बना हुआ था बना रहेगा। शायद 1-2 और स्टॉक्स की एंट्री हो जाए, बट कल आखिरी दिन है इस सीरीज का। आप नजर रखिए वहां पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट सेल बैन में बना रहेगा, ये क्लैरिटी है। कैडिला और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के लिए भी बातचीत कर रही है महाराष्ट्र सरकार। तो एक तो स्पुतनिक के सप्लाई के लिए तो बातचीत चल ही रही है, पर साथ ही कैडिला के साथ और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ भी बातचीत चल रही है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो यूएस में इस्तेमाल हो रही है इस समय, वो भारत में अभी तक तो क्लियर नहीं हुई है, बट देखते हैं कि क्या इस पर डीसीजीआई की तरफ से कुछ और आगे स्टेटमेंट्स आते हैं कि नहीं। तो बड़े कदम लिए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। एक तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं, बट वैक्सीनेशन को लेकर भी आप डेवलपमेंट्स बनते हुए देख रहे हैं। इस समय 1000 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। महाराष्ट्र में रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने का कोई बाजार पर इंपैक्ट इस समय तो आते हुए नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन कर ही लिया था कि शायद रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर रखते हैं जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। HUL, यहां पर आप नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं वरुण के साथ HUL के लिए क्या अनुमान लगा रहा है बाजार। वरुण, बताइए। डेफिनेटली देखिए दीप, नतीजे तो HUL के अच्छे रहेंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको नजर रखनी है। एक तो देखिए डिमांड अच्छी रहने वाली है, और खासकर जो विंटर प्रोडक्ट्स की डिमांड है वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। पर्सनल और होम केयर के प्रोडक्ट्स जो है वहाँ भी मांग जो है वो अच्छी रही है, और खासकर जो शहरी मांग है उसमें सुधार हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ GSK का प्रोडक्ट्स के जो इसने अधिग्रहण किया था उसका जो पूरा इम्पैक्ट है अब क्वार्टर्स में आना शुरू हो चुका है। पिछले क्वार्टर में भी आपने इम्पैक्ट देखा, इस क्वार्टर में भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और साथ ही साथ लो बेस भी है। इसके लिए जो ग्रोथ है वो आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगी। हमारा अनुमान है
कि आय में करीब 32% की ग्रोथ होने वाली है, 11,900 करोड़ पे आएगा। एबिटा करीब 37.5% बढ़ेगा, 2,840 करोड़ पे आएगा। मार्जिन में भी सुधार होगा, 22.9% से बढ़ के 23.9% पे आएगा। मार्जिन में सुधार क्यों? नो डाउट कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है और मुझे याद है एचयूएल के मैनेजमेंट ने कहा था कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है, लेकिन इस कंपनी ने खासकर साबुन और चाय के दाम में बढ़ोतरी की थी, करीब 4 रुपए के आसपास की। तो उसका जो फायदा है इस कंपनी को मिलेगा, इसके लिए एबिटा मार्जिन जो है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और मुनाफा 27% बढ़ेगा, 1930 करोड़ के आसपास से आने वाला है। तो काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से एचयूएल के नतीजे जो है वो काफी बेहतरीन आपको देखने मिलेंगे। ओके तो काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, एचयूएल के नतीजे अच्छे आ सकते हैं। थोड़ा बाजार ब्रिटानिया से तो डिसअपॉइंट हुआ था, पर देखते हैं कि क्या एचयूएल इस बार आपको अच्छी मूव दिखा सकता है। इस बीच पीवीआर, लगातार इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा करी है, 4 दिनों से यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट बना हुआ था, 1200 के ऊपर पीवीआर जाते हुए दिख रहा है। पालवे साहब क्या चल रहा है पीवीआर के चार्ट में? हमने देखा है कि 1000 के नीचे जब से गया था वहां से एक बढ़िया रिबाउंड है, 1200 के ऊपर इस समय। देखिए बिल्कुल ये अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहा है, जहां पे इम्पैक्ट आना था, लेकिन ये कंपनी में जिस तरीके से मोमेंटम बना है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट जरूर ट्रैप हुए हैं इसमें। और ये जो रिवर्सल बना है ये काफी स्ट्रांग रिवर्सल बना है लोअर साइड से, जो 1000 के नीचे से ये पिछले अगर 5-6 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो ये 1200 तक का मूव जो बना है इसमें शॉर्ट जरूर ट्रैप हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि कल जब एक्सपायरी रहेगी तो और भी इसमें शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। हो सकता है ये स्टॉक में 1260 तक भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे। तो जिनके पास पोजीशन है वो पोजीशन में अब स्टॉप लॉस को 1180 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और पोजीशन होल्ड रखें। हो सकता है कि ये मूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखे, ये क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से इसमें एक्सटेंड करेगी मूव, जो कि इसको 1240-1260 की तरफ लेके जा सकती है। तो 1240-1260 की तरफ ये जा सकता है काउंटर, नजर रखिए इस पर भी। पर नजर रखते हैं जय की एक कॉल पर, बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जाए दीपांशु, एचडीएफसी बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 1500 के स्ट्राइक का, मे सीरीज का ऑफ कोर्स करीब अभी ये 34 रुपए के आसपास मिल रहा है, 34 के आसपास ये मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है। 27 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, 45 एंड 52 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। एचडीएफसी बैंक में क्लियरली आज एक फिर से 50 डेमा के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है दीप, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक में 1515 यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लगभग यहाँ से और 40 पॉइंट का फर्स्ट मूव आएगा। एंड अगर वो लेवल निकलता है दीप, देन वी विल सी दिस रैली कंटिन्यूइंग टिल 1560, उसके बाद तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा। सो 1515 के ऊपर 1560 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। और 2 दिन पहले भी एचडीएफसी बैंक में एक रिकमेंडेशन दिया था जिसके सारे टारगेट्स हासिल हुए कॉल ऑप्शन के, ये एक्सटेंड कर रहा है मूव अभी फिर से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ओके तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक, 1500 का कॉल खरीदें अगले महीने की एक्सपायरी का। यहां से बाजार आपको और ऊपर जाते हुए दिख रहा है। 34,000 के तो कॉल पर ऑलरेडी जय ने खरीदारी की दी है राय बैंक निफ्टी पर देखते हैं अनिल जी की राय क्या बन रही है, कौन सी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है या क्लोज, जानते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी बिगुल अनिल जी के लिए। सर 5 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं हुआ है डाउ फ्यूचर्स में पिछले 1 घंटे में। अगर आप देखें 50 पॉइंट नीचे से जब लास्ट टाइम चेक किया था, 50 पॉइंट नीचे हैं जब इस बार हम बात कर रहे हैं। सर सेम सिचुएशन नैस्डैक फ्यूचर्स की है, सेम सिचुएशन यूरोप के भी बाजारों की है, पर बैंक निफ्टी 950 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर है। क्या करके जाएं सर? दीप ठीक है, अगर आपकी पोजीशन है कोई तेजी की तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। देखिए मेरी तो इस लेवल पर खरीदारी करने की हिम्मत है नहीं और रिकमेंडेशन करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिंग रेंज है उसके हाई रेंज पर देखिए, पिछली बार हमने 14,883 का हाई बनाया और वहां से 14,150 तक का हमने 22 अप्रैल तक का लो दिखाया।
वहां से 5वें ट्रेडिंग सेशन में हम वापस 14,883 पर है। अब यहां से मुझे 15,000 के ऊपर दिखता नहीं, तो मैं 100-125 पॉइंट के लिए मैं ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना चाहता, खासतौर से तब जब महाराष्ट्र में 15 तारीख तक बढ़ा दिया, गोवा में आज लागू हो गया, बिहार में हो गया, कल बेंगलोर में हो गया। अब अभी हमारा ध्यान नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। 3 दिनों तक लगातार तेजी है, कल एक्सपायरी का भी दिन है, तो ऐसे में अगर आपके इंडेक्स की पोजीशन है या तो प्रॉफिट बुक कर लें या अपने आप को हेज करके चले अगर आपको होल्ड करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश खरीदारी करने के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर 50-75 पॉइंट की अपसाइड हो और 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट की ही डाउन साइड रिस्क हो तो फिर यहाँ पे खरीदना बनता नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी कल करें, आपके है आप होल्ड कर सकते हैं, और आपको 50-75 पॉइंट ऊपर के छोड़ देने, प्रॉफिट बुक करना है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये राय है आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 33,775 का हाई बना चुका है, हमारे सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 34,000 33,900 तक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो या तो आप फ्रेश खरीदारी करनी है तो कल खरीदें, है तो आपका 33,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 14,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पे। ये सिंपल है मेरी राय में। प्रॉफिट बुक करके कल के सेशन में आराम से फिर से देखें, वो ज्यादा ठीक होगा। बिल्कुल, और एक्सपायरी भी है। कुछ खबरें कोरोना को लेकर अभी भी चिंताजनक हैं। 3 दिनों की रैली आ गई है, प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा आपके लिए। यह है अनिल जी की राय पर। 3% ऊपर है बैंक निफ्टी इस समय, वहां पर एक्शन जो बना हुआ है भरपूर है। आइए कुछ नतीजे जल्दी से प्रीव्यूज ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो। एक्साइड कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। एक्साइड से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कुशल बताइए। नंबर्स बेहतर साइड पर रहेंगे दीपांशु। स्पेसिफिकली अगर आप आय देखें तो करीब 31% बढ़ सकती है, क्योंकि ओईएम और रिप्लेसमेंट मांग जो है वहां पर स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 13.1% से बढ़कर 13.9% अब रहने का अनुमान है। और अगर आप मुनाफा देखें कंपनी का तो वो भी 30% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा सकता है। 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। अब आगे के लिए देखना होगा कि लीड की जो कीमतें हैं उसको लेकर जो है कंपनी की क्या कमेंट्री है, और आगे आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आय और मार्जिन्स पर स्पेसिफिकली कंपनी क्या कहती है। तो इन सब पैरामीटर्स के साथ नतीजे जो है वो बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक्साइड 2% ऊपर भी है ये। किरण जी, जिस तरह से बाकी ऑटो सेक्टर में मूव आ रही है, एक्साइड से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? देखिए दीप, एक्साइड में एक अच्छा बेस 170 के आसपास बन चुका है, और पिछले 5-6 दिनों का एक बैंड था, उसके ऊपर हम ट्रेड करना चालू कर दिया है। मेरा मानना है कि आपके अभी लॉन्ग पोजीशंस होने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 175 का होगा, और पहला हर्डल, एक छोटा सा हर्डल है 180। ये एक बार निकल जाए तो 188 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए एक्साइड में। ओके, तो 188 के टारगेट आपको एक्साइड पर आते हुए दिख सकते हैं। बायोकॉन, आशु जी को नहीं पसंद है ये स्टॉक, पर नतीजों के लिहाज से कैसा एक्शन रह सकता है, एक बार यहां पर फोकस करते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताएं, बायोकॉन क्या एटलीस्ट नतीजे अच्छे आएंगे कंपनी के? बिल्कुल, उम्मीद यही है कि इस बार अच्छे नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। आप देखिए जो सिंजीन के नतीजे हैं वो भी थोड़े से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे थे, और अब बायोकॉन में भी आप देखें तो जो बायोसिमिलर सेगमेंट है उससे करीब 30 to 35% तक के गेन्स आते हुए दिख सकते हैं। और साथ ही जो अहम दवा है उसकी जो मार्केट शेयर है उसमें भी इस बार सुधार होता हुआ दिखा है। तो इसके चलते आप देखेंगे इनकी जो आय है करीब 20 to 25% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो मुनाफा है वो भी करीब 60% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। 195 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 41% की तेजी आने की उम्मीद लगाई जा रही है, और जो मार्जिन है वो भी इस बार सुधरते हुए दिखेंगे। 20% से बढ़कर 22-23% के करीब रहते हुए दिख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनके जो कामकाजी खर्च है वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे। नए मार्केट में जो प्रवेश कर रही है कंपनी, इससे भी फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि छोटा बेस था, इसके चलते आपको नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे दिखेंगे। ओके, तो छोटा बेस है तो उसके चलते नंबर्स अच्छे दिखेंगे, बट स्टॉक में देख लिए कुछ भी नहीं हुआ है। एक रेंज में अटका हुआ था, उसी रेंज में थोड़ा बाउंस बैक आता है और ऊपरी स्तरों से वापस गिरते हुए दिखता है। और आशु जी ने भी अभी कहा है कि बायोकॉन पर आप फिर से गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर सिप्ला के लिए अभी खबर आई थी, यूएसए की कंपनी है MSD, जिसके साथ इन्होंने अभी करार किया है दवाई के सप्लाईज को लेकर। तो सिप्ला पर आप नजर रखिए।
ये एक ओरल ड्रग की तैयारी कर रहे हैं जो कोरोना की लड़ाई में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आया है सिप्ला के लिए। यूएस की कंपनी है MSD, उनके साथ इन्होंने एक लाइसेंसिंग पैक्ट तैयार करा है इस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और नज़र रखिए कि क्या यहाँ पर आगे इसको अप्रूवल मिलता है कि नहीं। ओरल ड्रग होगा, यानी कि आप इसे डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोविड-19 की लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्ला थोड़ा वैसे क्वाइट है फार्मा की रैली पर। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पॉज लगा हुआ है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स बाजार के जो हैं वो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक PSU स्टॉक जिस पर राय लेते हैं श्रीकांत जी से, बैंक ऑफ बड़ौदा। श्रीकांत जी, ये भी काफी एक्टिव होता है जब भी बैंक्स में उछाल आता है। इस बार इसने लीड नहीं किया है बट पार्टिसिपेट जरूर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर और मोमेंटम देखते हैं। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट इसमें जो करेक्टिव पैटर्न चल रहा था, मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर करेक्टिव पैटर्न का एंड हो चुका है और ये थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है स्टॉक, क्योंकि ये काफ़ी लो बीटा स्टॉक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बैंक स्टॉक्स में तेज़ी बनेगी तो बिल्कुल ये स्टॉक वापस एक बार अपनी प्रीवियस ग्लोरी को कैप्चर कर सकता है। जैसे कि ये 75-77 के करीब ट्रेड कर रहा था, मुझे लगता है कि उसी लेवल्स के करीब आके ये स्टेबल हो सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर यहाँ से आए तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 65-64 के रेंज में इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, उस पर्टिकुलर रेंज में इसे बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। नजर रखिए फेडरल बैंक, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी है। बंधन बैंक की बात चल रही है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। IDFC फर्स्ट बैंक एक और काउंटर है। तो मिड कैप बैंक्स में तो अच्छा मूवमेंट आ ही रहा है। ऑफकोर्स ICICI एक्सेस यहाँ पर तो अच्छी तेजी बनी है। BF यूटिलिटीज, एक बार इस काउंटर को भी पुल अप करिए। 20% का सर्किट BF यूटिलिटीज में आपको लगते हुए दिख रहा है। काफी समय से ये रेडार पर नहीं आया काउंटर पर, 20% ऊपर है आज BF यूटिलिटीज। तो इस पर भी नजर बनाए रखें जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। 3 दिन की तेजी, हैट्रिक लगाई है बाजार ने, बढ़िया रिकवरी और आज 1000 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी पर आती हुई डबल सेंचुरी निफ्टी लगा रहा है, जो आज सुबह अनिल जी में बात कर ही रहे थे कि एक बड़ी मूव आ सकती है एक्सपायरी से एक दिन पहले, वैसा ही आपको होते हुए दिखा है बाजार में। बजाज फाइनेंस नतीजों का दमदार रिएक्शन, 8% ऊपर। बजाज फिनसर्व यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन आपको आते हुए दिखा, 3.5-4% की तेजी। इसके साथ ही एक्सिस बैंक ने भी अपने नतीजों पर रिएक्ट किया है, हालांकि फिर थोड़ी मुनाफा वसूल भी आपको दिखी। पर बाकी प्राइवेट बैंक इंडसइंड, कोटक, ICICI, HDFC और HDFC लिमिटेड, दोनों पर ही आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स जबरदस्त तेजी और ऑटोज में है शानदार रीबाउंड। नतीजों से पहले बजाज ऑटो में एक्शन, आइशर मोटर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहा है आपको। बट आज का स्टार, जहां तक ऑटोज का सवाल है, जहां तक वायदा कारोबार के स्टॉक्स का सवाल है, जहां तक नतीजों के रिएक्शन का सवाल है, वो है TVS मोटर्स। 15% की तेजी इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट 5% ऊपर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जबरदस्त एक्शन यहां पर भी। यूनाइटेड ब्रूअरीज एक और अर्निंग्स रिएक्शन आपके लिए, 3.5% की तेजी। अपोलो टायर्स 3% ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल, LIC हाउसिंग, RBL बैंक, माइंड ट्री, चोला, इन सभी स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन। सेल हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है और दिन भर कुछ नहीं किया, पर 1 घंटे पहले एक जबरदस्त उछाल आपको आते हुए देखा 103 के लेवल पर। तो जो अनिल जी ने आपको 2 टारगेट दिए थे, 102 का जो दूसरा टारगेट था वो भी अचीव होते हुए दिखा, हालांकि बैन लिस्ट में बना हुआ है ये वायदा कारोबार की। कल की तेजी के बाद नवीन फ्लोरिन में थोड़ी मुनाफा वसूली, नतीजों से पहले बायोकॉन 3% नीचे। PI इंडस्ट्रीज में गिरावट। ट्रेंट, HDFC नतीजों के बाद यहां पर 2% की गिरावट। ब्रिटानिया पर भी प्रेशर, नतीजों के बाद 2% नीचे। वोडाफोन आइडिया कल बाउंस बैक आया था, आज गिरावट के साथ बंद हो रहा है। टोरेंट फार्मा, लुपिन, आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर आप थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो फार्मा केमिकल स्टॉक्स यहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आज होती हुई दिखी है। बट लगातार 3 दिनों से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस का जो एक्शन बना था वो भरपूर होते हुए दिखा है। और अनिल जी, इवेंचुअली 1.5% ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है सर, और 3%, ऑलमोस्ट 3% ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है। तो एक्सपायरी का ट्रेंड अभी तक तो जो बना हुआ था सर, बरकरार है। बिल्कुल, और बिल्कुल वो डेटा क्रंचिंग और रिसर्च सही साबित हुई, जहां पर एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले के बड़े मूव। तो दीप, अब अपनी रिसर्च टीम से एक और तैयारी करवा लें, पिछले 3 एक्सपायरी में इन बड़े मूव को कोरिलेट करते हुए एक्सपायरी के दिन कैसे मूव रहे, ताकि उसका भी एक अंदाजा लगाया जाए। तो कल ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो पिछले 3 मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले का बुधवार का जो मूव है, यानी कि लगातार 4 एक्सपायरी में एकदम परफेक्ट बड़े मूव वाला साबित हुआ। जनवरी में मंदी, फरवरी में तेजी, मार्च में मंदी, अप्रैल में तेजी। अब इन चारों सीरीज में जनवरी से लेकर
मार्च तक 3 सीरीज, कल का तो कल ही पता चलेगा किस तरह का मूव रहा है एक्सपायरी के दिन, वो कोरिलेट करके देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। तो कल वो भी करने की कोशिश करेंगे। वो डेटा भी सुबह सुबह आपके सामने, हम जब 8 बजे कमेंट्री करेंगे, डेटा आपके सामने रखेंगे भी और बताएंगे भी। चलिए, इस बीच हम बाजार फाइनल अपनी क्लोजिंग डे, उससे पहले एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं आज का एक्शन शाम का 5 बजे। एक ही बात है आजकल बात करने के लिए, और कोई बात है नहीं कोरोना के अलावा, वही कोरोना। लेकिन कोरोना पे अलग अलग बातें काफ़ी कुछ है करने के लिए। ये कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल रहे हैं, कम से कम बाकी का पता नहीं, मेरे दिल और दिमाग पे तो पक्का डाल रहे हैं। तो मतलब, और स्पेशली पिछले वीकेंड से जो डालना शुरू किया है वो तो अब पूछो मत। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही तरह से असर डाल रहे हैं, कई लोग उससे परेशान होकर मतलब किसी अलग अलग तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कई बार ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की रिपोर्टिंग हो रही है, तो उससे भी लोग परेशान हैं। लोग घरों में बैठे हैं, फिर भी उन्हें ये डर है कि घर में बैठे बैठे भी कोरोना हो सकता है। इससे न सिर्फ उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है, बल्कि जीने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। आज हम बताएंगे कि आप कैसे इन सारी चीज़ों के बीच, इस नेगेटिव माहौल के बीच में, ढेर सारी खबरें जो नेगेटिव सुनने में आती है। अब प्रॉब्लम ये है, नेगेटिव खबरें आपको बताए जाएँ तो भी दिक्कत, ना बताए जाएँ तो भी दिक्कत। कभी बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जाती है, कभी हल्की करके भी बताई जाती है। तो दोनों तरह का तो प्रॉब्लम होनी है, किसी भी वजह से हो सकती है। दिखाएं तो भी होगी, नहीं दिखाएं तो भी होगी, कम दिखाएं तो भी होगी, ज़्यादा दिखाएं तो भी होगी, और बराबर दिखाएं तब भी होगी। ये तो होना ही होना है। तो क्या दूसरों के हाथ में, उसको छोड़ दीजिए। आपके हाथ में क्या है वो सोचिए। आपके हाथ में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, और इसी सकारात्मक सोच के दम पर आप कोरोना को हरा सकते हैं। भगवान न करे आपको लड़ना पड़े, लेकिन अगर मुसीबत आ गई, लड़ना पड़ा, या आपके परिवार वालों को, दोस्तों को लड़ना पड़ा, तो आप इसे हरा सकते हैं। कैसे, यही बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र बर्वे साहब के साथ, जो जाने माने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, डॉक्टर राजीव मेहता साहब के साथ, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर साइकेट्रिस्ट है। तो हम आज उनसे ये पूछेंगे भाई कि पॉजिटिव थिंकिंग रखे कैसे इस तरह के माहौल है, जब सब कुछ आसपास में खराब सुनने को मिलता है, तो कुछ तो तरीका बताओ। तो ये उनको पूछेंगे आज शाम 4:56 यानी कि 5 बजे। मेंटली फिट तो कोरोना चित्त, ये है आपके लिए खास शो। रात 8 बजे का खास शो, ढेर सारी स्टोरीज है, और लोगों को बड़ा मजा आता है कि ये 1 घंटे का जो बुलेटिन है बड़ा जबरदस्त है। कुछ कुछ स्टोरीज ली, उन स्टोरीज पे हल्का फुल्का डिस्कशन, पूरी जानकारी मिली नेक्स्ट स्टोरी पे, और साथ ही खबरें और जो स्टोरीज हैं वो सारी की सारी आपको कवर हो जाती है। एक्सेसिव बिना मतलब की बहस डिबेट, जिससे कुछ आना जाना कुछ नहीं है। 5-7 लोग आएंगे, एक दूसरे को गाली कह देंगे, इसको भला बुरा कहेंगे कि ये सरकार नहीं कर रही, वो सरकार नहीं कर रही, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपके नेता ने ये बयान दे। इन सब में कुछ आना जाना है नहीं, उल्टा दिमाग खराब होना है। इसलिए आपको हल्की फुल्की छोटी सी बहस के बजाय जानकारी, डिटेल्स, और उस पर आउटलुक और व्यू मिला, बढ़िया आगे। तो आइए, आज जो हमारी कवर स्टोरीज है वो है शाम 4 बजे, यानी कि अब से बस कुछ ही देर में आप तैयार हो जाइए फर्स्ट शो के लिए। 18 के ऊपर है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयारी कर लीजिए। तो वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है शुरू। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन के पहले शो का 4 से 7 बजे का हाल 8 बजे मिलेगा, पहले 3 घंटे का हाल, और वो हम बताएंगे आपको अपडेट। जीत वाला रजिस्ट्रेशन शुरू। महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में वैक्सीन शॉर्टेज की दिक्कतें आ रही, मिल नहीं रही वैक्सीन, सही है। ऐसे में क्या करें, आपके पास ऑप्शन क्या है? एक लगवा ली है, दूसरी लगानी तो क्या करें, पहली लगवानी है तो क्या करें, इन सब का पूरा एनालिसिस होगा। वैक्सीन शॉर्टेज में क्या करें आप। इसी की तरह संकट काल में कुछ और अच्छी पॉजिटिव खबरें भी देखेंगे, उम्मीद भरी खबरें भी देखेंगे। माहौल तो खराब है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है देश में, वो आपके सामने रखेंगे। उम्मीद की कहानियां, ये होगी आपके लिए आज की बुलेटिन में। तो ये सारा एक्शन मिस मत कीजिएगा, बाकी एक्शन भी। लेकिन उससे पहले एक बार आपको जल्दी से फाइनल क्लोजिंग बता दी जाए। 211 अंकों की दमदार मजबूती के साथ डबल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 14,864, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर बढ़ता हुआ 987 पॉइंट की तेजी के साथ 33,722। ये है आपके लिए आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग। और निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 790 अंक ऊपर 49,733 पर बंद होता हुआ। तो लगातार तीसरा बेहद दमदार तेजी, और वो भी तब जब पूरी दुनिया भर के बाजारों में है सुस्ती, और डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर ऊपर 45 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उसके बावजूद शानदार एक्शन बाजार का आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर,
बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दिल्ली वाले हैं आप लोग विशेष ध्यान रखें, और बाकी वैसे तो सबको ही रखना है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, मेडिकल सिचुएशन, तो थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान रखें। राजेश जी और श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, और किरण जी आपकी तो एंटीबॉडी बन चुकी है ना? यस, थोड़ी सी बन चुकी है, पर अभी डोज लेना है अनिल जी, और डोज लेना था और अभी वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो 1 महीने का आपको वक्त होता है। एंटीबॉडीज के दौरान आपको इंजेक्शन नहीं लेना होता है, तो वो 1 महीना हो चुका है, तो अभी लेना है पर मिल नहीं रहा है। तो आप तो अभी एलिजिबल भी नहीं हुए ना, आप तो 45 से नीचे ही होंगे, आपको देख के तो लगता नहीं आप 45 के ऊपर है। नहीं, 45 के ऊपर हुआ है जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन अब आप जब 45 के लिए 45 से नीचे वालों के लिए खुलने के बाद जब आप लेंगे, और फिर जब आप अपनी सेल्फी डालेंगे, फोटो डालेंगे, तो आपको 45 से नीचे वाला ही माना जाएगा। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नीचे वाली एज कब खुल जाए, उसके बाद वैक्सीन लगाएं ताकि हमारी एज कम दिखे, और बहुत सारे लोगों ने पहले लगवा ली है, लेकिन लगवाने के बाद फोटो खिंचवा कर डाली नहीं है। बोले नीचे वाले एज ग्रुप का जब खुलेगा तब हमारी फोटो डालेंगे ताकि थोड़ा अच्छा फील करें। चलिए, जो भी है फील अच्छा करना चाहिए, आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। वागले साहब का, जय ठक्कर साहब, आप दोनों का भी, किरण जी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। कल है वायदा कारोबार के एक्सपायरी का दिन, बड़ा दिन, मंथली एक्सपायरी है। सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।